जब हमारे यंगिस्तान के बच्चे काफ़ी लोग अपना एक डायरेक्शन चुनने की कोशिश कर रहे होते हैं, तब हमारे पर ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो मेरे पे भी डाली गई थी। आप लगा लीजिए 24 साल का जब मैं था, तब मैंने भी 2 सैम्स फायर करी थी, बराक जिसको इजराइलियन सिस्टम्स हैं। बिल्कुल। उस समय वो मिसाइल 2 मिसाइल की कॉस्ट 18 करोड़ होगी। आप समझ सकते हैं आज उसकी कॉस्टिंग क्या होगी। बिल्कुल सर। और उसके साथ साथ द सर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैन ऑन बोर्ड, क्योंकि अगर वो एक मिसाइल भी मिसफायर करती है तो वो 300 लोग से ज़्यादा जितने भी लोग उस समय उस शिप में थे, उनकी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके कंधे पर हो। बिकॉज अगर मुझे किसी भी कंट्री को टोटली ब्लॉक करना है, उसके रिसोर्सेज को ब्लॉक करना है, उसके इनफ्लो को ब्लॉक करना है, तो मैं उसको अगर बाय चांस उसका वाटर फ्रंट है, मैं उसको पूरा क्लोज कर दूंगा, वो लिटरली झुलस जाएगा। दैट डे शी आस्क्ड मी, विपुल व्हाट्स योर पर्पस, and that day I realized I had no purpose. That is the day she told me that Vipul, I am giving you some time, find your purpose. आप अगर मोटिवेशन से अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाना चाहेंगे, आपके पास बहुत सारे एक्सक्यूजेस आएंगे, बट अगर आप एक पर्पस से उन 4 पिलर्स पे जो हमने बात जय हिंद अल्फा स्टूडेंट एंड अल्फा पेरेंट्स. एज यू नो, इन एवरी पॉडकास्ट वी ब्रिंग अ एक्सपर्ट जिनको एक फील्ड की बहुत अच्छे से इंफॉर्मेशन होती है, ताकि वो आपको बता सकें वो करियर कैसा है, वहाँ तक उसमें आपको पहुँचना कैसे है, व्हाट इट ऑल टेक्स, और फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज़ उस करियर में क्या है. सेकंड कैटेगरी होती है, हम एजुकेशनलिस्ट बुलाते हैं. आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो फर्स्ट कैटेगरी को लाई करते हैं. ही इज़ अ रिटायर्ड नेवी ऑफिसर. तो नेवी में लाइफ क्या होती है, व्हाट आर द पर्क्स ऑफ हैविंग पार्ट ऑफ द नेवी, और वो आज हम समझने की कोशिश करेंगे. सर का नेवी के अलावा एंटरप्रेन्योरशिप का भी एक्सपीरियंस है, सर से वो भी समझना चाहेंगे. तो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स वेलकम आवर टुडेज गेस्ट, कमांडर विपुल मनोज सर. हाय सर. Hi, I'm generally known as Commander Victor Mike at this point of time. सो सर, हमारे हर पॉडकास्ट में हम स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से पॉडकास्ट बनाते हैं. तो स्टार्टिंग करेंगे जब आप एज ए स्टूडेंट थे और आपने नेवी को एज ए करियर ऑप्शन चुना, वहाँ से हम जर्नी को देखना चाहेंगे. तो जब आप स्कूलिंग में थे, उस टाइम पे आपने नेवी को क्यों चुना था, या फिर नेवी स्पेसिफिक ही आपको जाना था, या फिर कि कोई भी आर्म फोर्सेस आपके लिए उस पॉइंट ऑफ टाइम पे सेम थी. Um, मैं अपने पॉडकास्ट की शुरुआत करूँगा. चार्ली मंगर, बेसिकली ही इज़ पार्टनर विद वॉरेन बफेट, जिसको लोग दुनिया जानती हैं. ही सेज दैट शो मी द इंसेंटिव्स एंड आई विल शो यू द आउटकम. मतलब ये है कि जब आपने इंट्रोडक्शन दी तो आपने बताया व्हाट आर द पर्क्स एंड प्रिविलेजेस ऑफ इंडियन नेवी. सो जब हम इंसेंटिव्स की बात करते हैं तो आउटकम भी उसी पर निर्भर करता है. अगर आप मेरी दास्तान से जुड़ना चाहेंगे और आपके स्टूडेंट्स हमारी दास्तान से जुड़ना चाहेंगे, तो व्हेन आई टेक यू बैक टू माय स्कूल टाइम, आई वाज अ फन लविंग गाय. एंड कभी लाइफ में सोचा नहीं था कि फ़ौज ज्वाइन करेंगे. हमारी माता जी पहले हमें यही बोलती रहीं कि बेटा डॉक्टर बन जाइएगा. एंड एज इट मे साउंड टिपिकली ऑफ अ वेरी ऑर्थोडॉक्स फैमिली, जिसमें हर एक घर में या तो कोई इंजीनियर बनता था या कोई डॉक्टर बनता था. तो हमारा भी कारवां वहीं से शुरू हुआ था. बट धीरे धीरे जैसे 12th के करीब पहुंचा, आई वॉज अ बायो स्टूडेंट विद PCBM, एंड आई वॉज डूइंग pretty good in my studies, and I was hoping to become a surgeon someday in my life and obviously serve the nation. ऐसा कुछ हुआ कि रात को घूमते घुमाते माता जी के साथ हमारा वार्तालाप हुआ और माता जी ने हमें बताया कि बेटा मेरी चाहत है कि तुम देश की सेवा करो. तो मैंने कहा कि डॉक्टर बन के भी किया जा सकता है. तो उन्होंने अपने दिल की बात मुझसे शेयर करी. उन्होंने बोला कि मैं चाहती थी कि मेरा बच्चा फौज ज्वाइन करे. बस वो दिन था, उसके बाद शायद मैंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा. सो सर, ये आपका बचपन, आप कहाँ पे सेटल थे, लाइक आई बिलोंग टू दिल्ली. मेरे ओके. पिताजी सरगोदा नौ पाकिस्तान में पैदा हुए थे. 1945 में बंटवारे के बाद वो यहाँ पे आए थे, तो वो आज भी मेरे सबसे बड़े दुश्मन हैं. एंड बिल्कुल. वी ऑलवेज ऑन अ वेरी कैंडिड नोट, ही इज़ माई बेस्ट फ्रेंड एवर. एंड नेवी को छोड़ने का जो मैंने डिसीजन लिया था 2 साल पहले लिया था, इट वॉज द मोस्ट टफेस्ट डिसीजन ऑफ माई लाइफ. बट पहले मातृभूमि की सेवा करनी थी, अब अपनी माँ की सेवा करनी थी, who's actually ailing with her medical ailments, and of course my dad also aging. इश्यूज आ ही जाते हैं. बिल्कुल. एंड आई थिंक
आपकी जो डेस्टिनी होती है ना ऊपर वाले ने लिखी होती है, तो आपको वो धीरे धीरे कुछ ना कुछ करके आपको वहां तक पहुंचा देता है। जब आपके पास वो पाथ आता है, चॉइसेस आपके हाथ में होती है और आप एग्जैक्टली वही चॉइस को चूज करते हैं जो ऊपर वाले ने आपके लिए लिखी होती है। बस हमें ऐसा लगता है कि वो हमारी चॉइस थी। वी आर जस्ट puppets in the hands of the Almighty. बिल्कुल। सो सर, जब आपकी मदर ने कहा कि मैं चाहती हूँ कि आप फ़ौज जॉइन करें, आप उस टाइम पे किस क्लास में थे? I think I was in 12th and तब तक मेरा REC कुरुक्षेत्र में हो चुका था, विद्यापीठ में मेरा डेंटल में हो चुका था, एंड देन आई वाज स्टिल लुकिंग फॉर DPMT एंड CBSE PMT, जो आजकल हमारे नए भारत में यंगिस्तान में उसे नीट कहा जाता है। बिल्कुल। एंड आई वाज होपिंग टू इवन क्लियर माय FMC एग्जाम, बेसिकली द आर्म फोर्सेस मेडिकल कॉलेज। बट ऐसा होता है ना कि आपके पास जब ऑप्शंस बहुत आ जाती हैं, एंड देन आई आल्सो अपीयर्ड फॉर द NDA, आई अपीयर्ड फॉर द अदर SSBs। मेरी एकेडमी थी NEC, नेवल इंजीनियरिंग कॉलेज, जिसको हम संक्षेप में नेवल एंट्री फॉर कमांडोज भी कहते हैं। एंड उसकी एक अलग कहानी है, कहानियाँ पे कहानियाँ हैं। हर फौजी जो भी आपके इस मंच पर आएगा उसके पास कहानियों का भंडारा होगा। सर, कहानियाँ भी ना कह के उन्हें हम एक्सपीरियंसेस कह सकते हैं कि वो फोर्सेस आपको उतना एक्सपोजर दे देती हैं कि आपके पास कहानियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं। इतना एक्सपोजर देती हैं कि जो आपके बच्चे आज इस वार्तालाप को सुन रहे होंगे, उनके अंदर मैं ऐसी एक जिज्ञासा छोड़ के जाऊंगा, वो आग छोड़ के जाऊंगा कि वो पहले से ही फौज के साथ एक अलग स्तर पे जुड़े हुए हैं, बट शायद उनको मेरी बातें कहीं ना कहीं और प्रोत्साहित करेंगी, उनको मोटिवेट करेंगी। एंड दैट्स हाउ आई हैव चोजन माई प्रेजेंट जर्नी, जिसको आपने एंटरप्रेन्योरशिप बोला है। आई कॉल माई सेल्फ एज अ स्टोरी टेलर. And I think over the progress of the podcast, there'll be a lot of Absolutely. interesting things which your audience would like to hear and understand and instill in their personal lives. बिल्कुल सर, वी एक्सपेक्ट कि ये बहुत ज़्यादा नॉलेज पैक रहने वाला है। स्टेप बाय स्टेप सर, वो नॉलेज हम आपसे लेते जी। रहेंगे। जब आप 12th क्लास में थे, डिसाइड हो गया कि आर्म फोर्सेस में जाना है, तो आपका जो अभी नेवी में आप थे, आप NDA के थ्रू ही गए थे या फिर? मैं आपको बताता हूँ, जब जिस एकेडमी को मैंने ज्वाइन करा था वो INS शिवाजी किला के एक एकेडमी है लोनावला में, जहाँ पे लोग लोना जाएंगे, चिक्की खाएंगे, फीलिंग लेते हैं। सो बेसिकली देवर कपल ऑफ एंट्रीज। NDA में मेरा PABT भी क्लियर हो चुका था, दैट्स पायलट एबिलिटी टेस्ट। एंड देन जिस समय मैं अपेयर कर रहा था आर्म फोर्सेस एग्जाम्स के लिए, तब आर्मी टेक एग्जामिनेशन भी, उसका भी SSB मैंने क्वालिफाई कर लिया था। एंड फिर मेरा नेवल टेक विच इज़ NEC, जिसके बारे में मैंने आपको जिक्र किया, इसमें भी मेरा क्लियर हो चुका था। आई मीन टू से मेरिट में। एंड आई थिंक आई वॉज इन द टॉप 10 रैंकिंग्स ऑफ द मेरिट। सो मेरे पास ऑप्शंस थी। अब जब ऑप्शंस होते हैं तो आप कंफ्यूज होते हैं। तो किसी भले इंसान ने मुझे समझाया जॉइन द नेवी एंड सी द वर्ल्ड। एंड उसकी बात को आज तक मैं अपने दिल पे से जोड़ के रखता हूँ, और उस इंसान को मैं आज भी सलाम करता हूँ, क्योंकि नेवी ने मुझे वो मौका दिया कि आई एक्चुअली जॉइन द नेवी एंड आई सेल्ड थ्रू द वर्ल्ड। कम से कम 28 कंट्रीज से ज़्यादा नेवी ने मुझे दिखाई। बिल्कुल एंड सर। आई एम रियली थैंकफुल टू दैट गाय। सो मेरे पास काफ़ी सारे ऑप्शंस थे। आज की डेट में सिर्फ नेवी की अगर बात करते हैं तो देर इज समथिंग कॉल एज INET, इंडियन नेवी एंट्रेंस टेस्ट, जिससे मेरी जो एंट्री थी वो टेक्निकल एंट्री थी 10+2। आज की डेट में हर एक कैडेट के लिए या जो भी एस्पिरेंट ज्वाइन करता है नेवी को, उसके पास अपॉर्चुनिटी होती है इंजीनियरिंग का पोर्टफोलियो गेन करने की। हमारे टाइम में NDA में BSCs की क्वालिफिकेशन मिलती थी, उसकी आपको सर्टिफिकेशन मिलता था। बट जब NEC में, जिसमें मैंने ज्वाइन किया था, वहाँ पे आपको BTech की डिग्री मिलती थी। सो आई क्वालिफाइड एज एन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर। एंड उसके बाद नेवी ने हमें आगे भी और प्रोत्साहन दिया, and they give you the opportunity of doing a master's and many other opportunities which we'll discuss over the period of time. सो सर, अभी जैसे जब NDA का फॉर्म भरते हैं, साथ में NA भी होता है, नेवल एकेडमी, जी। उस टाइम पे भी होता था या? नहीं, उस समय नेवल एकेडमी होता था विच वाज इन गोवा। आज की डेट में INET इज समथिंग विच इज द लेटेस्ट थिंग दैट हैज कम अप। तो उसमें हम एग्जीक्यूटिव कार्डर्स में नेवल एकेडमी ज्वाइन करते थे गोवा में, INS मांडवी। और NDA भी एक अलग रुख होता था, जिसमें आप अपने सर्टन सेमेस्टर्स के लिए कॉमन ट्रेनिंग करते थे, एंड आफ्टर सर्टन सेमेस्टर यू वुड एक्चुअली गिव योर ऑप्शन एंड अ चॉइस कि आप आर्मी में जाएंगे, एयरफोर्स में जाएंगे, आप नेवी में जाएंगे। तो नेवी में जब आप सिलेक्ट करते थे, सर्टन पार्ट ऑफ योर ट्रेनिंग्स वाज डन ड्यूरिंग योर NDA टाइम,
एंड देयर आफ्टर नेवी की ट्रेनिंग फर्दर आईएनएस मांडवी में टेक ऑन हो जाती थी। तो नेवल एकेडमी में जनरली एनडीए से भी आते थे, देन बहुत सारे थे, यूनिवर्सिटी एंट्री स्कीम्स होती थी, टेक्निकल एंट्रीज। टेक्निकल एंट्रीज होती थी, सीडीएस एंट्री होती थी। सो दोज वर द फॉर्मेट्स एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। आई एम टॉकिंग समवेयर इन 1999 जब मैंने फौज ज्वाइन करी थी। बिल्कुल सर। सर जब आप स्टार्ट की प्रिपरेशन, ऑल्दो आप एसएसबी क्लियर कर पाए, आर्मी का, एयरफोर्स, नेवी एंड ऑल, आपने प्रिपरेशन कैसे की थी? और आज के टाइम में वो प्रिपरेशन, क्या वही चीज़ें आज भी काम कर जाएंगी किसी एस्पिरेंट के लिए, या कुछ डिफरेंट टेक्निक्स उसे यूज़ करनी पड़ी? देखिए, देयर इज समथिंग अबाउट लर्निंग विच इज योर bedrock of discipline. हम ड्रिल को अपनी फौज में बोलते हैं bedrock of discipline, but learning is something which is a mindset basically. अगर आप उस पहले वाले पहलू से, जब मैं 99 में मैंने ज्वाइन करा था फोर्सेस, अगर मैं उस टाइम की बात करूं और आज के वक्त की बात करूं, तो जो आपका माइंडसेट होता है ना, जो आपके स्किल सेट्स होते हैं, वो आप कैसे बिल्डअप करते हैं, वो डिफाइन करता है कि आप किस लाइफ के लिए आप आगे निरंतर बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। माने कि जितने भी एसएसबी के एस्पिरेंट्स होते हैं, मैं उनको एक ही चीज़ समझाता हूँ कि जो आपकी जो यात्रा होती है, आपकी जो आपका परिश्रम होता है, वो एसएसबी इंटरव्यू के 15 दिन पहले स्टार्ट नहीं होता। वो आपका एक निरंतर अप्रोच है, बेसिक हैबिट फॉर्मिंग जो होती है, आपकी डेली हैबिट्स, जो आपको एक ब्यूटीफुल लाइफ के लिए प्रिपेयर करती है, चाहे आप फौजी बने चाहे फौजी ना बने। But it actually prepares you for a beautiful journey of life, which is very important for every aspirant to understand. That means आपको सिर्फ एसएसबी से के ज्यूरिसडिक्शन में आपको प्रिपेयर नहीं करना। अब उस अगर ज्यूरिसडिक्शन में आप देखते हैं, तो आप मैथ्स, इंग्लिश, जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स के लिए आप जनरली अपने आप को प्रिपेयर करते हैं। बट इफ़ यू आर एबल टू स्पीक कॉन्फिडेंटली, whether it is English, whether it's Hindi, whether it's any language, that is something which actually talks कि एक कम्युनिकेशन स्किल्स जो होते हैं, जो आपके दिल में चल रहा है, आपके दिमाग में चल रहा है, अगर आप जब तक किसी और तक व्यक्त नहीं कर पाएंगे, पहुंचा नहीं पाएंगे, तब तक आपकी पर्सनालिटी के बारे में कौन क्या समझ पाएगा। और एक और चीज़ मैं एसएसपी एस्पिरेंट्स को मैं यही समझाता हूँ कि प्लीज़ डू नॉट मेक अ फेक ऑफिसर लाइक पर्सनालिटी। ये जो फेक ऑफिसर लाइक पर्सनालिटी है, ये चुटकी भर में जो आपके जीटीओज होते हैं, जो आपके एसएसबी में इंटरव्यूअर्स होते हैं, वो आपके विद इन फ्यू मिनट्स समझ जाते हैं कि आप एक रट्टे तोते की तरह आप आए हैं। यू आर बेसिकली just trying to cram something and utter it out during the SSP interview, या आप चुप रह के भी आप चुप हैं, बट वो जो इंटरव्यूअर होता है ना, वो आपकी स्ट्रेंथ्स को बिना आपके एक शब्द कहे पकड़ लेता है कि आपके अंदर स्ट्रेंथ्स कितनी है। सो इफ यू वांट दैट यू ऑनेस्टली वांट टू प्रिपेयर, इट डजंट मैटर कि मैंने किस समय में प्रिपरेशंस करी थी और आज क्या समय है, जो बेसिक फाउंडेशन है वो सेम रहती है। आपको अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पे हमेशा वर्क करना है, एक हैबिट फॉर्मिंग की एक आदत अपनी ज़िंदगी में डालनी है। एक कहते हैं डिसिप्लिन रूटीन होता है ना, सुबह टाइम पे उठें, एक फिटनेस रूटीन होता है, अपने आप को फिट रखिए, अपना स्टैमिना एनहांस करिए। ये सारा जो कॉन्ग्लोमरेट होता है, इस सब का जो निचोड़ निकलता है, वो आपकी पर्सनालिटी में दिखता है, वो छुपता नहीं है। बहुत सारे बच्चों से जब मेरी बात होती है, तो उनसे सिंपल सा मेरा एक वो रहता है कि जब आपके जो चीज़ें ब्रेन में ना रह के वो मसल मेमोरी में चले जाते हैं ना, व्हेन तब होता है कि आपका एसएसबी ये आपका मसल मेमोरी हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। लाइक आई हैव डन पैरा जंप्स, फौज के साथ, एयरफोर्स के साथ मैंने अपना एडवेंचर पैरा जंप्स करे थे। तो जो फाइनली जब आप पैरा जंप्स करते हैं, उससे पहले आपको बहुत ही कठिन ट्रेनिंग दी जाती है, और उसमें ये मसल मेमोरी का जो रोल होता है, वो इस तरह अदा किया जाता है, जब आपके ऊपर कोई इवेंचुअलिटी आती है, जब आप आसमान में होते हैं और आपके आसपास कोई नहीं होता, और अगर उस समय कोई इमरजेंसी होती है, तो आपकी मसल मेमोरी ऐसे काम करती है, आपको पता भी नहीं चलेगा, आपके हाथ अपने आप ऑटोमेटिकली काम करते हैं। सो दिस मसल मेमोरी इज एक्चुअली अ पार्ट ऑफ आवर अपब्रिंगिंग इन फौज एंड आवर माइंडसेट ऑल्सो। हाँ, वो आप एक किसी चीज़ को इतनी शिद्दत से और इतने टाइम तक करते हो कि वो आपका एक तरीके से कैरेक्टरिस्टिक बन गया, वो बॉडी और बिना सोचे उस वैसे ही पूरा रिस्पॉन्ड यूनिवर्स करेगी। वो आपके लिए क्या कहते हैं, वो एक मिलाने शाहरुख खान का डायलॉग भी हाँ, है, वो पूरी कायनात आपको जुड़ मिलाने जाती है में जुट आपके जाती साथ। थी। तो सर आपने कोई कोचिंग ली थी एसएसबी के लिए, या फिर? कोचिंग, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा स्कूल, मेरे आसपास के लोग,
मेरे दोस्त, मेरे फेलियर्स, मेरे जो भी कठिन स्थिति से मैं निकलता था, दैट वाज माय लर्निंग एंड अनलर्निंग प्रोसेस। सो व्हाट डू यू फील, आज भी कोई अगर एस्पिरेंट प्रिपरेशन कर रहा है तो, क्योंकि अब यहाँ पे सर दो चीज़ें हैं बिल्कुल, कि एक जैसे आपने स्टार्टिंग में कहा कि फेक OLQ लेके नहीं जाना है, वो बैकफायर करती है और रियलिटी में करती है, हमने बहुत केसेस में देखा है। तो एक बच्चे के लिए दुविधा हो जाती है कि यार मैं OLQ और वो जो कंटेंट ऑनलाइन है, या मैं किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाऊं भी या ना जाऊं। आप मुझे एक बात बताइए, अगर आपको पता है कि आगे आपका युद्ध होने वाला है, अगर हम इस इंटरव्यू को एक युद्ध बोलते हैं, 5 दिन का युद्ध, 6 दिन का, जितने भी दिन का है, तो उसमें अगर आप बेटर अवेयर होके जाएंगे तो कोई उसमें गलत हामी तो नहीं है। हमारे फौज में एक सेइंग है, बेसिकली द मोर यू प्रैक्टिस ड्यूरिंग योर पीस टाइम, दैट इज द मोर यू स्वेट इन योर पीस टाइम, द लेसर यू ब्लीड इन योर वॉर टाइम। वो है। तो इट इज़ समथिंग वेरी सिमिलर इन दिस लाइन ऑफ थॉट, कि अगर आप बेटर प्रिपेयर्ड हैं, आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में भी जाएंगे तो आपको शायद, जो आज हम इस वार्तालाप में बैठे हैं, डिस्कशन में, ओवर अ कैंडिड कॉन्वर्सेशन, इसमें भी हम वही चीज़ उनको व्यक्त करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर वो एक क्लोज्ड क्लासरूम वॉल्स के अंदर जाते हैं और वहाँ पे कोई टीचर उनको ये चीज़ समझाता है, तो उसमें क्या हामी है? बस इट ये इज़ है कि बेटर उनको अवेयरनेस। उस टाइम अपने एक तरीके से सेंसेस ओपन के साथ बैठना चाहिए, अपने लॉजिक्स ऑन रखने चाहिए, और शायद मेरे को लगता है कि बहुत बार ना शब्द के पीछे जाना चाहिए, क्योंकि वो जो टीचर आपको पढ़ा रहा है ना, वो 30 बच्चों को एक साथ में लेके चल हमारा रहा है। तो रिश्ता ही समंदर के साथ जुड़ा हुआ है, तो हम गहराइयों की बातों में जाते हैं। तो इन बिल्कुल। बच्चों को उस गहराई में जाना चाहिए, और अगर हम क्लासरूम वॉल्स के अंदर भी हम अपने आप को बिल्ड करके वहाँ पे हम कोई एजुकेशन का आदान प्रदान कर रहे हैं, तो वो जो बच्चे जो रिसीविंग एंड पे हैं, उन बच्चों को सिर्फ सुपरफिशियल लेवल पे नहीं रहना, उसके जो एक्चुअल एसेंस है, जैसे मैंने बोला हैबिट फॉर्मिंग, जैसे मैंने बोला फिटनेस, जैसे मैंने बोला कम्युनिकेशन स्किल्स, शायद आज हम पॉडकास्ट के माध्यम से सब चीज़ें बोलते हैं, बट जब ये एक्चुअली कोई निरंतर ये जागरूकता उन बच्चों में आती है किसी टीचर के पहलू से, तो वो बच्चे बेटर प्रिपेयर्ड होते हैं, बेटर अवेयर होते हैं, एंड आई थिंक दैट्स प्रीटी गुड। पर्पस रिजॉल्व होता है। बिल्कुल सर। सर SSB के अंदर जैसे जब बच्चे प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो बहुत बच्चों में कन्फ्यूजन रहती है, एक तो कम्युनिकेशन को लेके कि लेट्स से किस लेवल तक की मेरे को कम्युनिकेशन स्किल चाहिए, क्योंकि वो कोई ऐसा नहीं है कि एकदम उसको आप मेज़र कर सकते हैं, वो बहुत सब्जेक्टिव चीज़ है। तो मिनिमम आपको क्या लगता है कि बच्चा कितना कम्युनिकेशन उसकी इम्प्रूव्ड हो कि वो इनफ है, वो SSB में हिंड्रेंस नहीं बनेगी उसके लिए? मैं इस चीज़ के लिए से बच्चों को एक बात समझाना चाहूँगा। दी पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स राइट फ्रॉम द क्रो मैग्नन मैन, जब हमारा एवोल्यूशन हुआ था, होम्योसैपियंस बने थे हम लोग, कहने का मतलब है जब हम इंसान बने थे, तब से लेके आज तक कम्युनिकेशन स्किल्स का सिर्फ एक ही बेसिक फाउंडेशन है, वो ये है कि जो मैं दिल में या दिमाग में सोचता हूँ, वो मैं किसी के सामने एक खुले दिल और एक कॉन्फिडेंस से व्यक्त कर सकूँ। आई थिंक इसके समंदर की गहराई में अगर आप जा सकते हैं, तो बेसिक इसका यही है अनुवाद, कि आप जो सोचते हैं, आप जो समझते हैं, आप कम्युनिकेट करके किसी को बोल सके। दैट इज द काइंड ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स दैट आई एम टॉकिंग अबाउट। नाउ देयर इज समथिंग कॉल्ड एज प्रैक्टिस कम्युनिकेशन स्किल्स। जैसे आपके टेस्ट होते हैं, यू गिवन अ वर्ड एंड यू मेड टू स्पीक ऑन, राइट? इट कैन बी एनीथिंग, लेट्स से आई टॉक अबाउट यंगिस्तान, ठीक है? मैंने आपको एक वर्ड दिया यंगिस्तान एंड आई गिव यू लेट्स से 2 मिनट्स और मे बी 2 to शायद 3 minutes एक्सटेम्पोर कहते हैं हम इनको। एक्सटेम्पोर। या सो मैंने आपको ये 2-3 मिनट दिए, आपने छोटे से नोट्स बनाए और उसके बाद आपको बोला कंटिन्यूसली 1 मिनट बोलना है। अब आपने उसमें अपने जो थॉट्स हैं उसको गैदर करा, आप एक स्टेज पे खड़े हुए, आपके सामने लोग हैं। नाउ आपके सामने अगर लोग हैं, इट शुड नॉट बॉदर यू। आपके जो थॉट्स हैं वो अलाइंड होने चाहिए, और आपने जो भी छोटे नोट्स बनाए हैं उसको आप कम्युनिकेशन स्किल्स में कितना बेहतरीन आप बोल सकते हैं और व्यक्त कर सकते हैं, दैट विल डिफाइन दैट यू हैव द कॉन्फिडेंस इन योर कम्युनिकेशन स्किल्स। अब इस चीज़ को आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, राइट? हमेशा आपको सेम वर्ड नहीं मिलेगा। आज मैंने आपको यंगिस्तान दिया, कल आप SSB इंटरव्यू में बैठे हैं, आपको कल को भारतवर्ष के फ्यूचर के बारे में बात कर सकते हैं, प्रधानमंत्री के बारे में बात कर सकते हैं। टॉपिक्स कैन बी फिनोमिनली एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड, बट आप एक तरह से टेस्ट रेडी बन जाएंगे, राइट? जैसे हम टेस्ट रेडी पायलट्स होते हैं, टेस्ट रेडी सिमुलेशंस करते हैं, वो क्यों करते हैं? ताकि हम एक्चुअली जब वॉर टाइम में जाएंगे तो हम उस चीज़ को पहले से फील कर सकें। तो अगर ये आपका बैटल फील्ड है, देन यू बेटर प्रिपेयर्ड। इट इज़ एज सिंपल एज दैट।
ओके सर, क्योंकि अभी आप पॉडकास्ट भी करते हैं और आपने कहा स्टोरी टेलिंग और स्टोरी टेलर आप अपने आप को देखते हैं एंटरप्रेन्योर से ज़्यादा, तो स्टोरी टेलिंग जब हम, क्योंकि मैं भी अभी उसको एक्सप्लोर कर रहा हूँ, तो वो एक सिंपल सा वर्ड लगता है, बट व्हेन यू गो डीप इनटू इट, इट इज़ वेरी डीप, और एक तरीके से वो सारी अपॉर्चुनिटी खोल सकता है। बट अभी के लिए हम समझते हैं कि स्टोरी टेलिंग एक डिफेंस एस्पिरेंट के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, ना खाली एसएसबी में रिकमेंड होने के लिए, बट बाद में जो उसको जॉब में भी काम आने वाला है। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ बोलूँगा, आजकल जो हमारा, हम जैसे जेनजी से जानते हैं, यंगस्टर, बिल्कुल, इनको ना लेक्चर्स की ज़रूरत नहीं है, दे डोंट वांट अनदर लेक्चर। ठीक बिल्कुल। है, खान सर आए, कोई आए, अ, ये क्यों फेमस होते हैं सब लोग? क्योंकि डीप इनसाइड दे आर ऑल स्टोरी टेलर्स। हम्म, हमारे जो बच्चे होते हैं वो किस चीज़ से कनेक्ट कर पाते हैं? आपके शब्दों के साथ अगर उसमें कोई एक स्टोरी टेलिंग की एक टेक्निक हो जिससे वो रियलिस्टिकली कनेक्ट कर सकें, तो वो सिर्फ उसको सुनते नहीं है, उसे फील करते हैं। और जब एक इंसान फील करता है ना, मेरी भाषा में, मेरा पॉडकास्ट का मंच है द अनटोल्ड स्टोरी विद कमांडर विक्टम आई, और आपके इस मंच से मैं थोड़ा सा अपने कमांडर विक्टम आई की जर्नी को भी प्रमोट करने की कोशिश करूंगा ताकि लोग मुझसे भी जुड़े। बिल्कुल। एंड आई फील टुडेज वर्ल्ड इज नॉट अबाउट कॉम्पिटिशन, इट्स अबाउट कोलैबोरेशन। एब्सोल्युटली। सो बच्चे को कैसे चीज समझ आती है? बच्चा ये देखता है कि अगर मैं एक इंसान को देख रहा हूँ पॉडकास्ट के मंच पे एज अ स्टोरी टेलिंग प्रोसीजर, और मेरे मंच पे एक ऐसा इंसान बैठा है, लेट्स से एन एग्जांपल, वो एक ऑर्डिनरी पर्सन है, उसको फेलियर्स मिले, उसको सेटबैक्स मिले, उसको, वो भी धराशायी हुआ, वो भी गिरा, पर वो उसने डिसाइड करा कि मैं खड़ा होऊंगा। वहां से हमारा एक वर्ड आता है रेजिलियंस। रेजिलियंस का मतलब ये नहीं होता कि यू नेवर ब्रेक डाउन, बट इट इज एन एबिलिटी टू गेट अप अगेन आफ्टर यू ब्रोकन डाउन। सो द कैच इज, जब वो बच्चा उस चीज से कनेक्ट करता है कि जब वो इंसान जो कमांडर विक्टम आई के साथ बैठ के अपनी स्टोरी को हमारे साथ शेयर कर रहा था, वो एक ऑर्डिनरी इंसान था, अगर वो कर सकता है तो मैं क्यों नहीं? अब ये जो मंच, जिस तरह आपने इतना सुंदर मंच बनाया है, इस मंच का महत्व क्या है? अगर इसकी व्यूअरशिप लेट्स से उस रिमोट एरिया तक जाती है जहां पे, अगर मैं आपके मंच में यहाँ बैठा हूँ, शायद मैं उस रिमोट मंच तक नहीं जा सकता, राइट? बिल्कुल बट सर। अगर हमारी आवाज़, हमारी बातें, हमारी सोच, हमारा माइंडसेट, हमारे स्किल सेट्स, हमारा पर्पस ड्रिवन लाइफ जर्नी अगर उस बच्चे तक पहुंच सके, तो वो बच्चा शायद किसी मिलिट्री वेटरन से पर्सनली नहीं मिला होगा, शायद किसी जर्नल से, मिलिट्री के किसी जर्नल से पर्सनली नहीं मिला होगा। मेरे मंच पे एंटरप्रेन्योर्स, सोशलाइट्स, एथलीट्स, अर्जुना अवार्डीज, परमवीर चक्रस, यू नेम इट, काफी लोग आए हैं। बिल्कुल सर। वो बच्चा जब उन्हें देखता है तो वो उस स्टोरी के साथ कनेक्ट करता है। नाउ यू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ द स्टोरी। तो वो बच्चा अगर उससे कनेक्ट करता है, दे से दैट स्टोरी इज समथिंग विच कैन, यू नो इन्फॉर्मेशन क्या होती है, वो आपके माइंड को मूव करती है, बट जो स्टोरी होती है वो आपके हार्ट को मूव करती है। अगर वो आपका दिल मूव कर जाता है ना, मैं आपको ये गारंटी दे रहा हूँ, एक लाइफ चेंज हो सकती है। बिल्कुल दैट्स द ब्यूटी ऑफ स्टोरी टेलिंग। सर। एक्चुअली सर, व्हाट आई फील इज़ कि लाइफ में सक्सेस के लिए दो चीज़ें चाहिए होती हैं। एक तो आपका स्किल सेट हो गया, जिस पे आई थिंक हम सब बात करते हैं। दूसरा माइंड सेट होता है, और वो माइंड सेट कोई उसकी फिक्स डेफिनेशन नहीं है। वो ड्राइव हो सकता है जो जहाँ पे मैं जाना चाहता हूँ वहाँ पे कोई पहले पहुँचे हुए हैं, उनको देख के उनकी बातों के पीछे जाके, जी, सरफेस पे नहीं कि वो बोल कहाँ से रहे हैं, उनके पीछे वो इमोशन कहाँ से है। और जब वो माइंडसेट आप उनका समझने लगोगे तो फिर आप अपना भी वो माइंडसेट बिल्ड कर पाओगे। और यही पर्पस है इस प्लेटफॉर्म का, कि मेरे को एसएसबी में 5 दिन में क्या होता है या किसी भी करियर ऑप्शन में एग्ज़ाम में क्या आता है, वो पर्पस नहीं है। रैदर वहाँ पे जो पर्सन वहाँ पे पहुँचा, उसकी अभी सोच के हम उनसे वो बात करके, और बच्चे को देखना भी वो वैसे ही चाहिए कि ये अभी बोल कहाँ से रहे हैं, राइट, ताकि मैं वो माइंडसेट बिल्ड कर पाऊँ। मैं आपको इसके साथ एक शब्द और जोड़ सकूंगा। बिल्कुल बिल्कुल आपने सर। स्किल्स बोला, आपने माइंडसेट बोला, इसमें अगर आप पर्पस जोड़ देंगे ना, हम्म, तो मेरे ख्याल से दैट विल ब्यूटिफाई द एंटायर कॉन्सेप्ट। व्हाई? आई हैव अ रीजन। हम्म, जब सक्सेस होता है, आपको सेंस ऑफ अचीवमेंट मिलती है। हम्म, मेरी भाषा में, आज जब मैं थोड़ा बूढ़ा हो चुका हूँ, नहीं मेरे सर। लिए सक्सेस का डेफिनेशन हैप्पीनेस है, बट हम्म, एक बच्चा जो परिश्रम करके आगे बढ़ना चाह रहा है, उसके लिए सक्सेस की डेफिनेशन अचीवमेंट होगी। बट उस अचीवमेंट को अगर आपको ग्लोरीफाई करना है, उसके कोई दायरे नहीं रखने हैं, तो उसमें आप एक सिर्फ पर्पस
वर्ड ऐड कर दीजिए, वो जिंदगी भर वो बच्चा उस पर्पस पे अपनी लाइफ में पर्पस ड्रिवन एक जर्नी पे चल सकता है। सर जब हम पर्पस की बात करते हैं तो पर्पस मेरा सेल्फ अपने से जुड़ा होना चाहिए या वो बिगर होना चाहिए, और वो सेलेक्ट कैसे करें? पर्पस इज वेरी इंट्रिंसिक। मेरा पर्पस था देश की सेवा करना, सर्विस टू द नेशन। मैंने फौज छोड़ी फॉर वट एवर माई पर्सनल रीजंस। मैंने बताया मुझे अपनी माता मदर जी की की सेवा करनी थी। बिल्कुल। अब मैं वापस बाहर आया। आई एम एन एंटरप्रेन्योर, आई एम को फाउंडर विद अ कंपनी कॉल एज लावा ग्लोबल, जिसमें मेरी मोहतरमा, माई ब्यूटीफुल वाइफ, शी टेक्स द मैक्सिमम साइड ऑफ द चैलेंजेस। उन्होंने मुझे एक दिन जब मैं थोड़ा सा हताश था और रेवेन्यू सस्टेनेबिलिटी मॉडल पे हम नहीं पहुंच पा रहे थे, विच इज़ अ स्टोरी ऑफ एवरी स्टार्टअप टुडे, एब्सोल्युटली। every startup, and I'm also incubated. That day, she asked me, Vipul, what's your purpose? Hmm. And that day, I realized I had no purpose. That is the day she told me that, Vipul, I'm giving you some time, find your purpose. And I felt a little connection at that point of time with women empowerment and youth of the nation. Because youth is something which is going to build the future of my nation. एब्सोल्युटली। और अगर मेरा youth भटक गया ना, तो तो फिर वो सब कुछ भी कर लीजिए सब आप, कुछ फिर खराब हो फिर जाएगा। देश। बिल्कुल। उस दिन मैंने वो पर्पस को पकड़ा और उस पर्पस को मैं अपने लास्ट सांस तक जोड़ के रखूंगा। ये मेरा प्रण है। और इस पर्पस से जब मैं जुड़ा तो उससे मुझे नेक्स्ट स्टेप्स मेरे जुड़ते गए। मैं उसी पर्पस पे चला हूं। मेरे जितने भी पॉडकास्ट में गेस्ट आते हैं, कहीं ना कहीं जो निचोड़ निकलता है वो हमेशा उस एम्पावरमेंट के ऊपर निर्धारित हो जाता है। सो आई थिंक every human has an intrinsic quality to understand what can be his or her purpose. उसको क्या महसूस होता है जिससे वो निरंतर अपनी जर्नी में आगे बढ़ता रहे उसकी आखिरी सांस तक। That is what makes the difference. सर मैंने कोई पर्पस डिसाइड कर लिया, लेट से मैं किसी भी लाइफ के स्टेज पे हूँ, तो उसको मेरे को याद खुद को कब कब दिलाना है? क्योंकि ऑब्वियसली मैं डाउन हूँ तब मेरे को वो याद करना है, या खुद को, क्योंकि जैसे आपने मैं आपकी स्टार्टिंग बात में समझ कहा रहा हूँ। मैं रेजिलियंस इज नॉट समथिंग कि आप हताश नहीं होते, आप होते हैं बट उससे बहुत जल्दी आप बाहर आ जाते हैं। तो लेट से मैं जब हताश हूँ उस टाइम पे मैं अपने पर्पस को याद कर रहा हूँ, या मैं टॉप पे हूँ तब कर रहा हूँ, या वो एक फ्रिक्वेंटली मेरे को I करना think चाहिए? I'll have to go by the definition of purpose. डेफिनेशन ऐसा है कि जो आप हताश होते हैं ना, अप्स एंड डाउन्स जो होते हैं, वो आपका होता है मोटिवेशन लेवल। हम्म। आज मूड नहीं करा, मोटिवेशन लो है, मोटिवेशन डाउन है। पिछला दिन थोड़ा खराब निकला, सुबह उठा, मोटिवेशन नहीं है आज काम करने की। अब इससे आप थोड़े से डिसिप्लिन साइड पे आप जैसे ही पहुंचे, विच इज हम अलग अलग सिनोनिम्स यूज कर सकते हैं, डिसिप्लिन, रेजिलियंस, परसिवरेंस, ये जो मैजिक वर्ड्स है ना, दीज आर कंसिस्टेंसी, दीज आर द पिलर्स ऑफ पर्पस। सो अगर आप मोटिवेशन लेवल पे आप रहेंगे, वो कहते हैं ना, टैलेंट आपको एक रास्ता दिखा सकता है, बट आपका जो पर्पस होता है ना, वो आपको उस रास्ते पे निरंतर चलने का प्रोत्साहन देता है। सो इट इज दैट वेरी क्लियर माइंडसेट। आप अगर मोटिवेशन से अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाना चाहेंगे, आपके पास बहुत सारे एक्सक्यूजेस आएंगे, बट अगर आप एक पर्पस से उन 4 पिलर्स पे जो हमने बात करी, अलग अलग सिनोनिम्स की, कंसिस्टेंसी, रेजिलियंस, परसिवरेंस, डिसिप्लिन, you will see the magic happening in your life. So उन हर बच्चों को जो आज मोटिवेट होंगे शायद हमारी बातों को सुनकर, उनको ये याद दिलाना हमारा कर्तव्य बनता है कि बच्चों, आज तो तुम मोटिवेट हो जाओगे, बट कल तुम्हें शायद ऐसे मंच पर कोई और ना मिले, तो उसके बीच में तुमने ये जो 4 पिलर्स है ना, उनको अपना घर बनाना है, उस पर निरंतर आगे बढ़ना है और अपना पर्पस भी ढूंढना है। सर पर्पस की क्वालिटी भी होती है। लेट्स से मैंने पर्पस बनाया कि मेरे को खाली पैसे कमाने हैं, और दूसरे एक स्टूडेंट ने पर्पस बनाया कि मेरे को सर्व करना है, वो कोई भी हो सकता है, नेशन है, यूथ है, कोई भी है। तो क्या मेरी जो पर्पस की क्वालिटी है उस पर भी डिपेंड करेगा कि मैं कितना कंसिस्टेंट हूँ और मैं कितने अच्छे से उस पर काम कर पा रहा हूँ, या फिर वो कुछ भी पर्पस हो, दैट्स See, ओके? I think purpose is not goal oriented. इट इज़ नॉट गोल ओरिएंटेड। आपने बोला मैं पैसा कमाना चाहता हूँ, उसकी क्या डेफिनेशन है? कब तक? क्या मैं
अंबानी बन जाऊं, हम्म। क्या मैं टाटा बन जाऊं, क्या मैं वॉरेन बफेट बन जाऊं, क्या मैं ट्रम्प बन जाऊं, उसकी डेफिनेशन क्या है? Are you getting my point? एब्सोल्युटली। You have to be very clear. If you have a purpose, then purpose is not scaled in any form. Purpose is in everyday discipline, in everyday consistency, in what you are planning for your every single day. So अगर आप purpose को money driven, let's say एक उसका example हम आपने बताया, उससे आप connect करेंगे तो वो goal oriented होगा कि मैं किस पहलू तक, किस लेवल तक पहुंच पा रहा हूं। अब मैं वहां पहुंच गया, आज मैंने मान लीजिए 2 करोड़ रुपए कमा लिए, क्या मेरा पर्पस रिजॉल्व हो गया? नहीं। वो जो थिन लाइन कहते हैं ना, वही चीज आपको ना डिफरेंशिएट करना सिखाती है, वो आपको क्लैरिटी देती है। वो रिक्वायर्ड है सर, और वो वही बहुत चीज एक रिक्वायर्ड है। विजनरी को एक ऑर्डिनरी मैन से एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाती है। बिल्कुल सर, इसलिए मैंने कहा कि हम माइंडसेट के पीछे जाने की कोशिश करेंगे। सर जब आपने एक चीज़ कही कि जो हम अचीवमेंट है ना, आपकी टर्म्स में सक्सेस है हैप्पीनेस, कुछ के लिए हो सकता है अचीवमेंट हो। बुढ़ापे में ऐसा होता है। नहीं सर, अभी से आप यंग हैं तो हैप्पीनेस, लेट्स से अगर मैं कह रहा हूँ कि हैप्पीनेस आपको नहीं लगता थोड़ा सा सेल्फ सेंट्रिक टर्म हो गई यहाँ पे? हैप्पीनेस मैं किस सेल्फ लेवल पे? सेंट्रिक्स का मैं एक और बड़ा वजूद बताऊं आपको। बिल्कुल सर। सेल्फलेसली सेल्फिश। आई एम सेल्फलेसली सेल्फिश। आप समंदर की गहराई में उतरिए और सोचिए इसके बारे में। बड़ी बात है सर। मैं सेल्फिश हूं बट सेल्फलेसली हूं। हम्म, मैं खुश हूं बट मैं किसी के दुख को देख के खुश नहीं हूं। हम्म, दैट इज व्हाट इज हैप्पीनेस। बिल्कुल सर। सो सर एक स्टूडेंट है, लेट्स से अभी हम सोचते हैं कि हम उनको हेल्प करते हैं पर्पस ढूंढने के लिए, तो एक स्टूडेंट की क्या टू डू लिस्ट रहेगी या क्या उसका तरीका है कि वो अपना पर्पस ढूंढ पाए? क्योंकि आउट ऑफ मोटिवेशन, जैसे अभी हमने कहा, कुछ बच्चे हो सकते हैं सुनते हुए उन्हें लगे कि यार मेरा पर्पस ना बस सर्व करना है या वाइट यूनिफॉर्म पहनना है या ऑलिव ग्रीन पहनना है, दैट्स इट, और वो भी आउट ऑफ मोटिवेशन ड्रिवन हो। तो मैं अपना पर्पस भी कैसे फाइंड आउट करूं? अभिमन्यु जब कोक में था ना, उसने काफी चीजें सुन ली थी, बट बिल- उसने उस चक्रव्यूह को तोड़ने का जो अंश था वो नहीं सुन पाया था। तो हमारे जो बच्चे हैं वो पर्पस ड्रिवन पे तब पहुंच पाएंगे जब वो बेसिक बैटल फील्ड में कैसे वॉर को लड़ा जाता है उसको समझेंगे। और वो क्या क्या चीजें होती हैं? एवरीथिंग, एवरी डेली हैबिट। रोजमर्रा की जिंदगी में जो आप हैबिट्स बनाते हैं, अपने घर में, अपने परिवार में, अपने माँ बाप की इज्जत करना, अपने दोस्तों को अपने साथ लेके चलना, उन्हें मोटिवेट करना, ऐसी हैबिट्स को इनकलकेट करना जिससे आप फिट रहें, आपका मेंटल स्टैमिना बढ़े, आपके स्किल सेट्स बढ़े। स्किल सेट्स कैसे बढ़ेंगे? अगर आप निरंतर कोई ना कोई हैबिट रखेंगे, निरंतर कोई ना कोई चीज़ को सीखने की कोशिश करेंगे। रविंद्र ने बोला माइंडसेट के बारे में, माइंडसेट आपका जो होगा, जब तक वो एक नोबल माइंडसेट नहीं होगा तब तक थिंग्स विल नॉट वर्क आउट द वे यू थिंक। सो आपके आसपास के, आपके जो आपके एनवायरनमेंट है, उसमें आप छोटी छोटी हैबिट्स जो आप फॉर्म करते हैं फ्रॉम योर mental stamina, resilience, your mental resilience, to your physical fitness, to your skill sets building up, reading, learning, unlearning। आपको हम बेसिक नॉलेज इसमें बता देते हैं कि भैया एसएसबी पढ़ना है तो अपना मैथ्स, अपनी जनरल नॉलेज, अपनी करंट अफेयर्स नॉलेज, ये भी तो एक हैबिट है। बिल्कुल सर। रोज पढ़ना, ये भी तो एक हैबिट है। बिल्कुल। तो उस बच्चे को अगर हम आज संक्षेप में एक जड़ी बूटी देके जाना चाहते हैं तो हम उसको यही तो बोलेंगे कि बच्चे हैबिट फॉर्मिंग करो, स्किल सेट्स बिल्डअप करो, माइंडसेट को और स्ट्रॉन्गर बनाओ, एक पर्पस ड्रिवन लाइफस्टाइल कोशिश करो जीने की, तभी तुम अभिमन्यु से अर्जुन बन पाओगे। सर आपने एक चीज़ कही कि पर्पस, इसी पे थोड़ा समझाते हैं श्योर। कि लेट्स से अगर मेरा पर्पस ऐसा है जो वो दूसरे लोगों को भी एनसर्कल कर रहा है उसमें, सो व्हाट डू यू फील कि ये स्पिरिचुअलिटी की तरफ हम बात कर रहे हैं? नहीं, नहीं, या फिर नॉट एट ऑल? नो बाबा टॉक्स, नो बाबा नो शॉप टॉक्स आल्सो। सी पर्पस में अगर आपके एनवायरनमेंट में और लोग आते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड आता है डिपेंडेबिलिटी। फौज के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होता है? एक लीडर जो होता है वो सिर्फ अथॉरिटेटिव नहीं होता,
You know, when we say अंग्रेजी में हम बोलते हैं when the chips are down, that is when we are under pressure. That is the time the leadership skills are actually, you know, seen properly. And वो कैसे होता है जब आपके environment इतना disturbed होता है, आप under pressure होते हैं, तब आपके men उस leader को देखते हैं कि वो कैसे coolly, calmly उस environment को handle करता है और वो direction देता है अपने सारी टीम को. तो पर्पस क्या हुआ? उसका पर्पस उस लीडर का ये हुआ कि लोग उस पर डिपेंड कर सकें. सो डिपेंडेबिलिटी इज समथिंग विच इज एक्चुअली समवेयर रिलेटेड टू लीडरशिप, विच इज अ पार्ट ऑफ योर OLQs ऑल्सो. ये सारे इंटरट्वाइंड है. सर अगर एसएसबी को अगर मैं अच्छे से समझना चाहूँ और करना चाहूँ, सो मेरे को ये समझ में आएगा कि अगर मैं वो OLQ को अच्छे से कर लेता हूँ ना, तो ऑल एस्पेक्ट ऑफ द लाइफ आर कवर्ड इन टू दैट. मैं एसएसबी रिकमेंड हो जाऊं, लाइफ हो जाएगी सॉर्ट अपने आप. बार बार हम लोगों के दिमाग में डालते रहेंगे. क्यों? बिकॉज OLQ इज नथिंग जस्ट रिलेटेड टू फौज. OLQ इज समथिंग विच इज रिलेटेड टू योर रोजमर्रा की जिंदगी. बिल्कुल राइट. एक SSB में फेल होना डजंट डिफाइन दैट यू आर नॉट केपेबल कैंडिडेट और यू आर नॉट केपेबल एस्पिरेंट. इट ओनली मेक्स यू स्ट्रॉन्गर फॉर योर नेक्स्ट अटेम्प्ट. वन हैज टू अंडरस्टैंड दैट OLQs ऑफिसर लाइक क्वालिटीज, इट्स नथिंग कि एक ऑफिसर के अंदर वो क्वालिटीज होती हैं. इट इज अ डे टू डे लिविंग स्टाइल. दे जस्ट इंश्योर कि आप लीड कर सकते हैं ग्रुप को वैसा, और वो आपको प्रोफेशनल लाइफ में सब कहीं पे चाहिए. कॉर्पोरेट्स में भी आप करेंगे, अपना खुद का बिजनेस वहाँ पे भी करेंगे, हर जगह आपको लीडरशिप स्किल्स चाहिए. हमारे फौज में एक और चीज बोलते हैं, लीड, फॉलो और गेट आउट ऑफ द वे. दैट मीन्स कि या तो भैया लीड कर लो या किसी को फॉलो कर लो या प्लीज रास्ते से अलग हो जाओ. क्योंकि फौज में बहुत क्लियर है, या तो आप लीड करो या फॉलो करो. उसके बीच में जो लोग होते हैं ना, वो कंफ्यूज करते हैं, पूरे ग्रुप को खराब करते हैं और वहां से डिपेंडेबिलिटी इश्यूज आ जाते हैं. और ये जो टास्किंग्स होती हैं, कोई भी टास्किंग हो, पीस टाइम की हो, वॉर टाइम की हो, हमारे लिए सब इंपॉर्टेंट होता है. हम सिमुलेशन फायरिंग्स करते हैं, हम इनिशियल टेस्ट फायरिंग्स करते हैं. क्यों करते हैं? कि जब मैं वॉर में जाऊं तो मेरा गन फायर सिस्टम काम करे, मेरी मिसाइल सिस्टम्स फायर करें. राइट. और अगर मैं पीस टाइम में नहीं करूंगा तो मैं कब करूंगा? वही मेरे पास टाइमलाइन है. सो दीज OLQs आर पार्ट ऑफ एवरी सिंगल रेजिम, चाहे युद्ध हो चाहे युद्ध ना हो, चाहे कॉर्पोरेट लाइफ हो चाहे डिफेंस लाइफ हो. सो द एस्पिरेंट्स हैव टू अंडरस्टैंड कि आप अगर अपनी कोई भी जिंदगी में कोई भी आप लाइन चुने, कोई भी एस्पेक्ट से आप जुड़े रहें, कोई भी पर्पस ड्रिवन लाइफ चूज करें, ये जो बेसिक हैबिट्स हैं, जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, जिसको आप ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ के दायरे में आप रख के समझें, कोई भी मतलब किसी का भी अंश होगा ना, वो उसकी फाउंडेशंस सब एक दूसरे से जुड़ी रहेंगी. सो वो डिसिप्लिन हो, वो बिकमिंग अ रिस्पॉन्सिबल ह्यूमन हो, वो पर्पस ड्रिवन लाइफ हो, ये सब चीज़ों अलग अलग शब्द हैं, बट उसका जो गठबंधन है वो कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है. सेम ही है. ठीक है सर, अभी हम थोड़ा सा नेवी को समझना चाहेंगे. आप उसमें रहे हैं बहुत टाइम. तो लेट्स से जब आप एज अ सेकंड लेफ्टिनेंट नेवी में गए, तो आपकी फील्ड क्या थी? क्योंकि जैसे आर्मी में होता है कि आर्टरी है, इन्फेंट्री है, नेवी में हमारी क्या क्या रहता है? लेट्स से अगर शिप्स पे आप हो तो क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बेस पे आप हो उस टाइम पे आप लोग क्या कर रहे हो? थोड़ा सा ओवरव्यू एक एस्पिरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से. आई लव द ओशंस एंड आई लव द सीज. और मुझे जब भी मौका मिलेगा मैं पानी के पास फिर वापस खींचा चला जाता हूँ. सी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इट्स नथिंग. आई हैव लव एंड लव फॉर ऑल द different arms, and Navy is not only special to me because I've served in the Navy for over 2 decades. अगर मैं पूरा टाइमलाइन देखूं तो 25 साल से ज़्यादा का मेरा वो एसोसिएशन रहा, ट्रेनिंग. बट नेवी ने जितनी चीज़ें मुझे सिखाई हैं, जितना मौके मुझे दिए, कितनी बार मैं गिरा, कितनी बार मैं खड़ा हुआ, जो सपोर्ट सिस्टम मिला, मुझे नहीं लगता मुझे कोई और ऑर्गेनाइजेशन दे सकती थी. अगर छोटे छोटे पहलू से चलूँ, जो कैडेट ट्रेनिंग होती है, जैसे मैंने आपको बताया कि INS शिवाजी लोनावला में हमारी ट्रेनिंग हुई थी, तो ट्रेनिंग की इतनी बातें होती हैं कि अगर मैं आज किताब लिखना स्टार्ट करूं तो इतने ऐसे, वो कहते हैं ना कैंडिड मोमेंट्स, जिसे हमारी इंग्लिश में कहता है ह्यूमर इन यूनिफॉर्म, वो इतने उसमें कोट्स अनकोट्स, इतने सारे
पहलू, इतने सारे जिक्र, इतने सारे वो इंस्टेंसेस आ जाएंगे जो आंखें बंद कर कर अगर मैं उसको रिविजिट करूं तो कितनी कहानियां बन जाएंगी, शॉर्ट स्टोरीज। सो एक कैडेट लाइफ जो होती है उसका एक अलग मेमोयर बुक है जिसमें हमारी ट्रेनिंग होती है, रगड़ा पट्टी होती है। वेम्पायर की हॉकी से जो लोग हॉकी खेलते हैं, हम लोग कहीं और खा रहे होते थे। एंड इट मेक्स, आई से दैट नेवी मेक्स अ मैन आउट ऑफ अ बॉय, and it goes with every armed एवरी forces, आर्म फोर्सेस। right? बिल्कुल। If you want to become a man, then मैं तो उस लेवल पे सोचता हूँ कि हिंदुस्तान में कॉन्स्क्रिप्शन का फिलॉसफी आनी चाहिए। एक तरफ हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं, और अगर मैं डेमोक्रेसी में कॉन्स्क्रिप्शन डाल दूं, दैट इज मैंडेटरी फौज की सर्विस, बिल्कुल। तो उससे ना हमारे काफ़ी लोगों के ना फंडामेंटल्स क्लियर हो जाएंगे। जिसमें बड़े बड़े लोग आते हैं जो कुछ ना कुछ आते जाते कुछ ना कुछ फौज को बोल देते हैं, उनके फंडामेंटल्स क्लियर हो जाएंगे जब उनके बच्चे भी फौज में ज्वाइन करेंगे, चाहे वो 1 साल की हो, 2 साल की हो। सो कैडेट ट्रेनिंग का जो एक रिश्ता होता है वो हर एक ऑफिसर के साथ उसके दिल में ऐसा घर करता है कि उसके आखिरी समय तक वो उसके साथ जुड़ा रहता है। अब कैडेट ट्रेनिंग से आप नेक्स्ट फेज में जाते हैं, लीडरशिप स्किल्स में जुड़ते जाते हैं, राइट? और उसमें क्या होता है कि बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं आपके। ऐसा नहीं होता कि आप सीधा शिप में गए और आप अपनी रैंक की वजह से एक अथॉरिटेटिव रोल में आ गए। उसके लिए आपको बहुत कुछ सीखना पड़ता है। सो वी हैव वेरियस एवेन्यूज इंक्लूडिंग कैडेट ट्रेनिंग शिप्स, लाइक मेरी कैडेट ट्रेनिंग शिप में हम सेलिंग करते थे। देयर इज अ सेलिंग बोर्ड शिप कॉल्ड एज INS तरंगनी, इंडियन नेवल शिप तरंगनी, जहाँ पे आपका 1 महीने का एक आपका एक्वेंटेंस होता है, और आप वो सेलिंग शिप में जब होते हैं तो आप मास्ट पे चढ़ते हैं। वो 110 फीट के मास्ट होते हैं। आई थिंक INS तरंगनी वाज 54 मीटर्स का शिप था, व्हाट आई रिकलेक्ट। और जब आप ऊपर हो मास्ट पे चढ़े होते हैं, जब आप नीचे देखते हैं परपेंडिकुलरली, आपको शिप का बोर्ड दिखता ही नहीं है, आप पानी के ऊपर ही होते हैं। सो दोस मोमेंट्स आर सो डियर। उस समय तो आप मतलब लिटरली बैंड बज रही होती है, बट वो चीज़ें आपको ऐसा कनेक्ट करती है ना एक अलग पहलू से जिससे काफ़ी लोग नहीं जुड़ पाते हैं। उसके बाद हमारी एक्वेंटेंस होती है वॉरशिप्स के ऊपर। उसमें भी हमें एक टेस्टिंग फेज से ले जाया जाता है जहाँ पे हमें एक्वाइंट करा जाता है कि वॉरशिप्स क्या होती है, वॉरशिप की लाइफ क्या होती है। वहाँ तक हमारी एक्वेंटेंस ख़त्म नहीं थी। उसके बाद हमारा कॉम्पिटेंसी बोर्ड होता है। जैसे मैंने इंजीनियरिंग 10+2 टेक एंट्री ज्वाइन करी थी, तो मेरा एक 6 मंथ्स का कॉम्पिटेंसी बोर्ड होता है। ऐसे ही एग्जीक्यूटिव कार्डर जो आर्मी में आप इन्फेंट्री कह रहे हैं, उनका भी एक अलग बोर्ड्स होते हैं जिसमें उनके सीमेनशिप, ट्रेनिंग, नेविगेशनल स्किल्स और बहुत सारे पहलू से उनको टेस्ट किया जाता है। ऐसे ही हमारे जो टेक्निकल आर्म्स होती हैं उनका भी कॉम्पिटेंसी बोर्ड होता है, विच इज़ फॉर 6 मंथ्स ऑन अ शिप। सो आई डिड माई कॉम्पिटेंसी बोर्ड ऑन INS गोमती, हमारी 1980 की जो फ्रिगेट्स थी, एंड बड़ा ब्यूटीफुल शिप। एंड उस समय एज अ वेरी जूनियर ऑफिसर, जो आप सेकंड लेफ्टिनेंट की बात कर रहे हैं, हमारा नेवी में जो पहला रैंकिंग नॉन कमीशन का स्टार्ट होता है वो मिडशिपमैन होता है, 6 महीने का। अगर मैं 2003 से थोड़ा पहले वक्त में जाऊं तो मात्र 8,000 हमें स्टाइपेंड मिलता था। एंड उसके बाद एक जंप मिला था जैसे ही आप सेकंड लेफ्टिनेंट बनते हैं। आई थिंक उस समय 22,000-22,500 थे, आज तो काफ़ी होते होंगे। सो आप बेसिकली कॉम्पिटेंसी बोर्ड जब आप क्वालिफाई करते हैं, उसके बाद फौज ये मानती है कि आप लीड करने के लायक बन चुके हैं। कहने का मतलब जब आप एकेडमी से बाहर आए, जी, आपकी पीपिंग आउट सेरेमनी हुई, उस टाइम पे नेवी आपको नहीं मान रही है, वो कॉम्पिटेंसी टेस्ट होगा, उसके बाद वो आपको मानेंगे कि अभी आप शिप पे रह यस, सकते हो। बिकॉज अगर आप कॉम्पिटेंसी बोर्ड नहीं क्लियर करेंगे ओके। तो आपको लीडरशिप रोल नहीं मिलेगा। ओके। इट इज एज सिंपल एज दैट। सो और वो बाय हुक एकेडमी एंड के क्रुक आपको करना ही पड़ेगा। एंड फौज एक ऐसी जगह है जहाँ पे आपको निरंतर कोई ना कोई एग्जाम्स देने पड़ते हैं आपके। ऐसा नहीं होता कि आप सिर्फ सेकंड लेफ्टिनेंट बने या लेफ्टिनेंट बन के जब आप शिप में आए तो आपने कॉम्पिटेंसी बोर्ड करा, उसके बाद भी आपके और बोर्ड्स होते हैं, उसमें भी क्वालिफाई करना। इट्स लाइक अ पिरामिड स्ट्रक्चर, एंड ट्रस्ट मी, वो जो हमारा कंटिन्यूअस पिरामिड प्रोसेस स्ट्रक्चर है वो बहुत ही ज़्यादा स्टीप है। सो उसके बाद जब आप शिप्स में आते हैं इन अ लीडरशिप रोल, तो अलग अलग लीडरशिप रोल्स मिलते हैं। अगर मैं फर्स्ट शिप में गया था INS गोदावरी, विच वॉज ऑल्सो G क्लास शिप,
तो उसमें मुझे वेपन्स मेंटेनेंस ऑफिसर का रोल मिला था। वेपन्स मेंटेनेंस ऑफिसर रोल इज समबडी हु गोज हैंड इन हैंड विद द गनर ऑफ द शिप। मतलब जितने भी शिप्स के गन्स, मिसाइल सिस्टम्स हैं, टारगेट डेजिग्नेटर साइट्स हैं, फायर कंट्रोल सिस्टम्स हैं, वो एक वेपन्स मेंटेनेंस ऑफिसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो उसको कीप अलाइव रखे। सो अगर मैं छोटे अंश में बताना चाहूँ कि 24 साल की एज में जब हमारे यंगिस्तान के बच्चे काफ़ी लोग अपना एक डायरेक्शन चुनने की कोशिश कर रहे होते हैं, तब हमारे पर ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो मेरे पे भी डाली गई थी। आप लगा लीजिए 24 साल का जब मैं था, तब मैंने भी 2 सैम्स फायर करी थी, बराक जिसको इजराइलियन सिस्टम्स हैं। बिल्कुल सर। उस समय वो मिसाइल 2 मिसाइल की कॉस्ट 18 करोड़ होगी। आप समझ सकते हैं आज उसकी कॉस्टिंग क्या होगी। बिल्कुल सर। और उसके साथ साथ द सर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैन ऑन बोर्ड, क्योंकि अगर वो एक मिसाइल भी मिसफायर करती है तो वो 300 लोग से ज़्यादा जितने भी लोग उस समय उस शिप में रहते हैं, उनकी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके कंधे पर होती है। ये तो सर मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर कोई टेक्नोलॉजी से प्यार करता है, आर्म फोर्सेस इज़ द प्लेस। कोई लोगों से प्यार करता है, आर्म प्लेस इज़ द प्लेस। किसी को एक्सप्लोर करना अच्छा लगता है, आर्म फोर्सेस इज़ द प्लेस। क्योंकि ये 3 चीज़ों में कोई और ऑर्गेनाइजेशन आपको मैच कर ही नहीं सकती। लेट्स से आपने जैसे अभी कहा मिसाइल्स का, उसके अलावा लेट्स से बहुत यंग एज में आप एक शिप को कमांड भी करने लग जाते हैं, तो उसकी कॉस्ट थाउजेंड्स ऑफ करोड़ रहती है, राइट। और वो कुछ ऐसा नहीं है कि तो वो पैसा डालो आ गया। एयरफोर्स में आप हो, लेट्स से आप एक रफेल उड़ा रहे हो, ऑलमोस्ट वेपन सिस्टम के साथ 700 करोड़ रुपए। सो उतनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी जब आपके पास आती है, हाँ वो आपको अर्न करनी पड़ती है, उसके लिए काबिल बनना पड़ता है। और वही है कि वो टफ चीज़ों से ही आप बनोगे। जैसे आपने एग्जांपल दिया कि जब आप हॉल पे चढ़ते थे तो आपको शिप ही नहीं दिख रही है, तो होता क्या है सर, मेरे को ही लगता है कि हम सबका एक कंफर्टेबल जोन होता है। जब हम उससे बाहर जाते हैं तो ऑब्वियसली वहाँ पे हम कंफर्टेबल नहीं होते हैं, बट उसी टाइम पे हम स्ट्रेच कर रहे होते हैं अपना कंफर्टेबल जोन। तो जितना हम अपने कंफर्टेबल जोन से बाहर रहेंगे, उतना वो हमारा स्ट्रेच होता हुआ चला जाएगा और हमारी कैपेबिलिटी ज़्यादा एनहांस होंगी। सर जब आपने नेवी के बारे में पूरा बताया कि एक शिप पे लेट्स से अगर हम देखते हैं तो क्या क्या रोल रहते हैं, जैसे आपने एज ए सेकंड लेफ्टिनेंट आप वेपन सिस्टम इंचार्ज थे, और उसके अलावा कौन कौन सी फील्ड रहती है जनरली, और ये क्या सभी शिप पे रहती हैं, या फिर क्योंकि हमारे शिप्स भी सर बहुत डाइवर्सिटी हैं, फिर गेट्स अलग हैं, फिर उसके बाद हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर अलग आ जाते हैं, तो वो कैसे आई कर थिंक जनरली जो रोल्स होते हैं वो वेल डिफाइंड हैं, बिकॉज उसी के बेसिस पे हमारे जो स्ट्रक्चर है, जो पढ़ाई का स्ट्रक्चर है, वो निर्भर करता है। सो जैसे मैंने अपना टेक्निकल ऑफिसर का बताया, तो जनरली 2 ही उसके प्रोविजंस हैं जिसमें वो डिवाइडेड रहता है रोल्स में, एक मैकेनिकल इंजीनियर और एक इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। अब इसके अंदर इतने सारे दायरे आ जाते हैं, इतने सारे कंपार्टमेंट्स बन जाते हैं, जिसमें आप एक मैकेनिकल इंजीनियर सिर्फ ये नहीं है कि वो इंजन रूम को ही हैंडल करेगा, उसके बहुत सारे ऑक्सिलरीज होते हैं, उसके कंट्रोल सिस्टम्स होते हैं, हाँ वो वो सारी स्पेशलाइजेशन की तरफ आप चले हाँ, जाते हो, तो वो बेसिक है मैकेनिक। एक मैकेनिकल इंजीनियर, अभी मैं सिर्फ टेक्निकल एंट्री से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो और इलेक्ट्रिकल अगर मैं ऑफिसर की बात करूँ तो उसका सिर्फ दायरा अभी सिर्फ शिप पे रहते हैं, अभी हम बिल्कुल बिल्कुल अशोर सर, नहीं पहुंचे हैं। बिल्कुल। सो उस इलेक्ट्रिकल ऑफिसर के लिए पावर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन होता है, पीजीडी। भाई बिजली तो बनानी है, बिल्कुल। तो उसमें भी अलग अलग टाइप के जैसे आपके यहाँ पे पावर ग्रिड्स होते हैं, ऐसे वहाँ पे अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन हमारे छोटे छोटे सेंटर्स बन जाते हैं शिप के अंदर। बिकॉज शिप चाहे छोटा हो चाहे एयरक्राफ्ट कैरियर हो, उसमें जो ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप होता है, उसकी जो नींव होती है वो इन्हीं इन्हीं कंपार्टमेंट से ही बनती है। Okay. और जैसे जैसे शिप्स के अंदर सिस्टम्स कॉम्प्लेक्स होते जाते हैं, उस इलेक्ट्रिकल ऑफिसर को और सबॉर्डिनेट्स मिल जाते हैं और सपोर्ट सिस्टम मिल जाता है, और ये होता है कि चाहे वो एचओडी रहता है, बट उसके नीचे और काफ़ी लोग काम करने लगते हैं। अब उसमें काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं, उसमें मिसाइल सिस्टम्स आ जाते हैं, उसमें गन सिस्टम्स आ जाते हैं, उसमें रडार सिस्टम भी आई थिंक। डायरेक्शन सिस्टम्स आ जाते हैं, जिसको आप रडार्स की भाषा में बोल रहे हैं। जी। सो कंट्रोल्स आ जाते हैं, बहुत सारे ऑक्सिलरी कंट्रोल्स आ जाते हैं, और उसमें भी वो मैकेनिकल वाले के साथ भी ओवरलैप होता है, जहाँ पे मशीनरी कंट्रोल्स हो गए, इंजन कंट्रोल्स हो गए। तो ये तो इतना मैं आपको दायरा बता सकता हूँ कि आप एक बार सोचेंगे और रिलैक्स होके समझने की कोशिश करेंगे। ये जिंदगी वो ऑफिसर ऑन शिप जी रहा होता है जिसके पास इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, क्योंकि हर एक
जो मैंने सिस्टम बोला है ना वो अपने आप में एक वर्टिकल है, बिल्कुल सर। राइट? बिकॉज अगर मैं सिर्फ मिसाइल सिस्टम की बात करूं तो मिसाइल सिस्टम इज अ वर्टिकल, राइट? आज की डेट में आप इंटीग्रेटेड मास्ट की बात कर रहे हैं जहाँ पे आप लीनियर पोलराइजेशन से लेके सर्कल पोलराइजेशन में आ चुके हैं विद रेंज ऑफ रेडार्स गोइंग अक्रॉस 500 किलोमीटर्स। उसके बाद उसके फायर कंट्रोल रेडार्स पे आ रहे हैं, गन कंट्रोल यूनिट्स पे आ रहे हैं, और ये मैं ऐसी बात कर रहा हूँ हज़ारों करोड़ के सिस्टम्स हैं ये सब। सो ये दायरा हो गया हमारे टेक साइड का। अब इसको छोड़ के जो एग्जीक्यूटिव कार्डर, जो जनरली अगर हम फौज आर्मी से हम कनेक्ट करते हैं तो एग्जीक्यूटिव कार्डर इज समथिंग लाइक द इन्फेंट्री। अब इन्फेंट्री में भी बहुत सारे होते हैं, मैकेनाइज्ड होता है, उसको छोड़ के आर्टिलरी भी होता कैवलरी है, भी आते हैं। बहुत सारे लोग, मतलब स्पेशल फोर्सेस भी होती हैं, ठीक है, उनके सपोर्ट ग्रुप्स में उनको ईएमए भी होता है, सिग्नल्स भी होता है, इन्फेंट्री के लॉजिस्टिक्स भी विद इन आता भी है। कुछ स्नाइपर्स हैं, कुछ आपके नॉर्मल वो है, सो तो बहुत ऐसे ही ऐसा पहलू अगर मैं जाता हूँ तो सीमेंशिप आता है हमारे यहाँ पे, जिसमें हम नेविगेशन स्किल्स की बात करते हैं, कम्युनिकेटर्स आते हैं, हमारे अभी के जो चीफ ऑफ नेवल स्टाफ हैं वो कम्युनिकेटर रहे हैं, एंटी सबमरीन वॉरफेयर आता है, एसडब्ल्यू डिपार्टमेंट्स आते हैं, ब्रिज सिस्टम्स में भी हमारे बहुत, जो ब्रिज में जो कंट्रोल होता है उसमें नेविगेशनल स्किल्स के अंदर भी बहुत ही छोटे छोटे, अगर मैं डिविजन्स में जाऊंगा तो बहुत कुछ चीज़ें निकल आती हैं उसमें भी। सो इतना वास्ट है ये पैराफिनलिया कि अगर एक इंसान जाए तो उसके पास ऑप्शंस इतनी होती है ना, क्या चूज करें हम। वो फ्रीडम आपको मिलती है या फिर बिल्कुल बिल्कुल, वैकेंसी की बेसिस पे होता है? सी इट इज़ हैंड इन हैंड। वैकेंसीज कितनी है, आपका कैलिबर क्या है, आपकी चॉइस क्या है, आपने परफॉर्म कैसा किया है, तभी तो हम कहते हैं ना डेली हैबिट फॉर्मिंग। अगर बिल्कुल। आप एक कोर्स में हैं, लेट्स से कोर्स ऑफ 60 ऑफिसर्स आर देयर जो हम्म, पास आउट हो रहा है, हम्म, जिसको आपने पाइपिंग सेरेमनी बताया था, हम्म, जब पास आउट होता है हम्म, तो उससे पहले उनको चॉइसेस दी जाती हैं। अब वो चॉइसेस में अगर मैं हायर रैंकिंग में पास आउट हो रहा हूँ हम्म। मेरिट में, देन मेरे को प्रेफरेंस मिलेगी ऑब्वियसली। सिंपल सी बात है। सो कई लोग होते हैं जो हायर रैंकिंग्स वाले भी, क्योंकि वो एक स्पेसिफिक चीज़ से कनेक्ट करते हैं, तो वो ऑप्ट करते हैं जो शायद रैंकिंग से रिलेटेड ना हो। एज सिंपल एज दैट। सर, जब आप शिप सेल करती है, दो चीज़ें होती है। एक तो जैसे नॉर्थ इंडियन स्पेसिफिकली बात करते हैं, बहुत सारे लोगों को हैबिट नहीं है सेलिंग की, तो जब शिप सेल करती है हम सुनते हैं जो नेवी में कि सिकनेस होती है, राइट? तो वो आपके केस में हुई थी, नहीं हुई थी, या उसको काउंटर कैसे किया आपने, या वो ओवर द टाइम क्योंकि आप उसी सिचुएशन में हो तो यूज टू हो जाते हो? देखिए, अगर आपने नेवी ज्वाइन करी है, सेलिंग तो करनी पड़ेगी, और सेलिंग करेंगे तो आप शायद वॉमिटिंग भी करेंगे, बिकॉज देर आर टाइम्स व्हेन देर इट्स अ हाई सी स्टेट, और हाई सी स्टेट में मैंने अच्छे से अच्छे धुरंधर्स को देखा है जो वॉमिटिंग करके उनकी बैंड बजी होती है। मेरा जो समंदर के साथ रिश्ता जुड़ा था वो पता नहीं, उस ऊपर वाले परवरदिगार की मेरे पर रहमत थी कि उसने मुझे इस तरह नवाजा कि मैं उस चीज़ में एंजॉय करता था। तो जब लोग खाना बंद कर रहे होते थे मैं खाना बढ़ा रहा होता था, हाँ, क्योंकि क्योंकि उनके पता हिस्से का भी खाना मुझे मिलता था। है। एंड बिल्कुल। वहीं से कहीं ना कहीं मैंने अपने आप को अंडरस्टैंड करा कि माई बॉडी इज़ वेल ट्यून्ड टू टेक अप हाई सी स्टेट्स। इसलिए मैंने अपनी सेलिंग जो अपॉर्चुनिटीज़ थी उसको मैंने और एनहांस करा, एंड आई बिकेम अ सेलर ऑल्सो। सो वी हैव समथिंग कॉल एज इंडियन नेवल सेलिंग वेसल्स, INSVs। हम्म, जैसे हमारी जो अभी 56 फुटर्स हैं, मदाई, हम्म, तरंग तरंगनी, सॉरी, INS मदाई है जिस पे मैंने सेल करा हम्म, है। तो हमारे ऑफिसर्स हैं जो सर्कम नेविगेशन करके आए हैं, जिसमें मुझे ट्रेन करने वाले कमांडर अभिलाष टॉमी थे, आज रिटायर हो चुके हैं। उनको ट्रेन करने वाले कमांडर डोंडे थे। अभी जो हमारी दो ऑफिसर्स को शौर्य चक्र मिला है, कमांडर दिलना, कमांडर रूपा, हम्म, वो अभी सर्कम नेविगेशन करके आए हैं। तो बिल्कुल। वो वाले पहलू से मैंने सेलिंग, ऑफशोर सेलिंग मिशंस कहते हैं इसमें, सेलिंग बोट्स कहते हैं हम इसे। इसमें सेल्स जो होते हैं आपके अर्सवाइल पुरानी जो टेक्नोलॉजीज होती थी बिल्कुल। उसको यूज़ करके हम सेलिंग करते हैं। पूरा अर्थ को इट इज़ रिवॉल्व लिटिल करके टफ। आता है। बिल्कुल। सो क्योंकि छोटी सी बोट होती है, ज़्यादा बड़ी नहीं है, तो छोटा सा पानी का वेव भी बहुत कुछ इफेक्ट करता है। सो वो जब मैंने अपने अंदर देखा था कि मेरे अंदर वो कैपेबिलिटी है, मेरी बॉडी एडजस्ट कर लेती है, तब मैंने ऑफशोर सेलिंग में घुसने का निर्णय लिया था। एंड आई वॉज लकी दैट आई डिड अ बे ऑफ बंगाल ऑफशोर सेलिंग ऑफ 5,000 नॉटिकल माइल्स अबव सेलिंग, जो कि कम से कम 3 महीने से ज़्यादा चला था।
सर आपने पैरा जंपिंग भी की है, तो किस किस स्टेज पे, जैसे आप एडवेंचर में गए, आपने सेलिंग में गए, उसके बाद आपने स्कूबा डाइविंग भी की, आप पैरा जंपिंग में भी गए, तो वो किस किस स्टेज पे की और क्या क्या वहाँ से एक्सपीरियंसेस आपके? आपको कोई भी एडवेंचर होता है ना, सबसे पहले आपको बहुत हम्बल बनाता है। हम्म, जितने आपके बारे में आपको एक फॉल्स पर्सपेक्टिव्स होते हैं ना, वो बिल्कुल क्लियर हो जाते हैं। बिकॉज जब आप एडवेंचर में अकेले होते हैं ना, आप अपने आप से बात कर रहे होते हैं, अपने फियर्स को ओवरकम कर रहे होते हैं। कई कहते हैं ना, वो जीत जो होती है वो डर के आगे होती है, या हम्म, डर के आगे जीत है। तो जब आप अपने डर को अकम्प्लिश करते हैं ना, दैट सेंस ऑफ टोटैलिटी, जिसमें आप समझ सकते हैं कि कुछ भी छोटी सी गलती आपकी जान ले सकती है, जो कि मेरे साथ भी हुआ है, और एक बार नहीं, ये शायद 2 या 3 बार हुआ है। पैरा सो जंपिंग के टाइम पे या क्या? पहले तो मैं सबसे पहले धन्यवाद करूंगा कि हमारी नौसेना ने मुझे इतना सपोर्ट किया कि आई कुड डू एनीथिंग दैट आई वांटेड। जो मैं आपके इस मंच से लोगों तक बताना भी चाहूँगा कि मैंने स्काई डाइविंग करी, मैंने पैराग्लाइडिंग के P3 सर्टिफिकेशन प्रोसेस तक करा, मैं एक अल्ट्रा मैराथनर रहा, मैं एक ट्रायथलीट रहा जहाँ मैं नेवी को प्रेजेंट रिप्रेजेंट करता रहा, फिर मैं एक बेसिक माउंटेनियर रहा, क्वालिफाइड बेसिक माउंटेनियर, एंड देन क्वालिफाइड एडवांस माउंटेनियर। एंड उसके साथ साथ मुझे नेवी ने अपॉर्चुनिटी दी समिट्स करने की, स्टोक कांगड़ी, मचोई ग्लेशियर्स। एंड उसको छोड़ के मैं अंडर वाटर डाइविंग, ओपन वाटर्स 18 मीटर तक मैंने पैडी सर्टिफिकेशन कोर्स भी करा था। ये जो चीज़ें होती हैं, ये आप एक एडवेंचरस लाइफ के पहलू से जब आप जुड़ते हैं, तो आपको सबसे पहले ग्राउंडेड करता है, आपको हम्बल बनना सिखाता है। बिकॉज आप कई बार अपनी मौत को से रूबरू हो रहे होते हैं। बिल्कुल। सो आई थिंक दिस अपॉर्चुनिटी केम एज अ ब्लेसिंग टू मी, बिकॉज आई वॉज पार्ट ऑफ द फोर्सेस। शायद मैं कॉर्पोरेट में रह के शायद नहीं कर पाता, बिकॉज मैंने कॉर्पोरेट का अलग पहलू देखा था, बट आज की डेट में एक कॉर्पोरेट का मैंने अलग पहलू भी देखा है। जब मैं बीर बिलिंग में पैराग्लाइडिंग कोर्स के लिए गया था, आई सॉ लॉट ऑफ यंगस्टर्स एक्चुअली डूइंग वर्क फ्रॉम होम वाला जो हम्म, कॉन्सेप्ट है, WFH। वो लोग वहाँ से काम करते थे, अपनी ज़िंदगी जीते थे, पैराग्लाइडिंग करते थे, सीखते थे, एक अपनी एडवेंचर लाइफ को परस्यू कर रहे थे, एक अपनी पर्सनल लाइफ में भी एक बैलेंसिंग एक्ट करते हुए आगे बढ़ रहे थे। तो कभी कभी ऐसा लगता था कि शायद हमारी लाइफ में वो क्या बनोगे मुन्ना ना रहता, तो हम भी ऐसी लाइफ को परस्यू कर पाते। बट आई थिंक एवरी अपॉर्चुनिटी दैट केम इन माई जर्नी वॉज ऑनेस्टली अ ब्लेसिंग फॉर मी। सो मैंने अगर मैं सर्टिफिकेशन की बात करूं, तो जितने एडवेंचर सर्टिफिकेशंस हैं अदर देन स्कीइंग और शायद विंड सर्फिंग, वो मैंने नहीं किया। बाकी आई थिंक आई हैव डन ऑलमोस्ट एवरीथिंग विच द इंडियन डायस्पोरा में लोग करते हैं। तो सर इसका प्रोसीजर क्या रहता है? लेट से आप माउंटेनियरिंग करना चाहते हैं, तो आप पहले अपने जो सीनियर रहते हैं उनसे परमिशन लेते हैं, खुद से वॉलेंटियर करते हैं, कैसे? यस। सो देखिए, मैंने एयरफोर्स के जो अपने मेरे काउंटर पार्ट्स रहे हैं, कलीग्स रहे हैं, हम्म, उनका तो साल में बहुत क्लियर मैंडेट होता है। नेवी में ऐसा होता है कि डिपेंडिंग ऑन द टाइम, डिपेंडिंग ऑन अवेलेबल ऑफ स्टाफिंग, उसके बेसिस पे आप वॉलंटियरशिप के लिए आप अप्लाई करते हैं, आप अपने इमीडिएट सीनियर को। दिस इज अ बेसिक स्टाफ मिनेटिंग बट विच इज़ डन। दैट मीन्स कि आप एक फाइल पे अपना वॉलंटियर रिक्वेस्ट पुट अप करते हैं। एंड जिस चीज़ में जिस भी एडवेंचर चीज़ में आप जाना चाहते हैं, वहाँ पे कोई वैकेंसी आई होती है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, बेसिक माउंटेनियरिंग का। तो जो हमारे जो नेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, वो फौज को एक सर्टन विंडो भेजता है, सर्टन सीट्स भेजता है कि इतनी सीट्स अवेलेबल हैं, क्या आपके यहाँ से ऑफिसर्स को भेजना चाहेंगे। तो वो अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं, और सबके लिए इक्वल प्लेटफॉर्म रहता है। आप अप्लाई करते हैं, उसमें आपका सिलेक्शन क्राइटेरिया होता है, आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो आपको वो अपॉर्चुनिटी मिलती है। उसको हम एक तरह से ये बोल सकते हैं, नॉट एग्जैक्टली अ पेड हॉलीडे, बट देन यू गेट एन अपॉर्चुनिटी वेयर फौज इज पेइंग फॉर योर एडवेंचर, विच इज़ फिनोमिनल। एब्सोल्युटली। इस यही रीज़न था सर एडवेंचर के तरफ आपका जो एक रुझान था कि आपने रिटायर आके भी इसी फील्ड में करियर ऑप्शन चूज़ किया? उस वो डिसीजन कैसे आया? आप क्लियर थे रिटायर आने से पहले कि यार मेरे को एडवेंचर में ही परस्यू करना है, या वो बाद में रियलाइजेशन आई?
I was to some extent very clear that I wasn't very keen on taking up another job. तो जब मेरा हमारा एक कोर्स होता है एग्जीक्यूटिव एमबीए ड्यूरिंग द लास्ट फेज ऑफ आवर फोर्सेस, जिसको हम मिलिट्री टू कॉर्पोरेट बोलते हैं, जो अगेन फौज का एक बहुत ही बेहतरीन प्लेटफॉर्म है, विच इज़ गिवन बाय द डायरेक्टर जनरल ऑफ रीसेटलमेंट, जिसमें आप 6 महीने तक का एग्जीक्यूटिव एमबीए कर सकते हैं. सो आई एम एन एलुमनाई ऑफ आईएफटी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड, जहाँ पे आज की डेट में मैं कुछ क्लासेस भी ले चुका हूँ, मेंटरशिप के लिए भी जा चुका हूँ. तो वहाँ पे भी मैं बहुत क्लियर था कि मैं एंटरप्रेन्योर की जर्नी में ही जुड़ा रहूँगा. और क्योंकि मैं इतने एडवेंचर पहलुओं से जुड़ चुका था, तो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस था कि अब मुझे एक टेक प्लेटफॉर्म बनाना है, और जो नेटवर्क है जो मैनेज करता है एडवेंचर्स के पैराफिनेलिया को, उनका मेरा रिश्ता बन चुका था. तो हमने जब अपनी कंपनी स्टार्ट करी थी, तो आई वॉज ऑफरिंग 14 परसूट्स इन नेपाल इटसेल्फ, जिसमें दुनिया के सबसे बड़े समिट्स हैं, मकालू, मनसलू, कंचनजंगा, एवरेस्ट, दो दो एवरेस्ट बेस कैंप्स जिसको ईबीसी कहते हैं, रिलीजियस ट्रिप्स, माउंटेन बाइकिंग, काफ़ी कुछ हमने इंक्लूड करा. फिर वियतनाम लेजर ट्रिप्स, थाईलैंड लेजर ट्रिप्स, भूटान लेजर ट्रिप्स, हिंदुस्तान में अगर आए तो लेह लद्दाख में समिट्स, हिमाचल में पासेस, उत्तराखंड में समिट्स, रॉक क्लाइंबिंग, मैंने रॉक क्लाइंबिंग के भी सर्टिफिकेशन कोर्सेज करे हुए हैं काफ़ी. सो माउंटेनियरिंग, रॉक क्लाइंबिंग इन महाराष्ट्र एरिया, और अंडर वाटर डाइविंग प्योरली इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स. तो ये मेरा काफ़ी अच्छा एक नेटवर्क बिल्डअप था, जिसने मुझे कहीं ना कहीं एक सोच दी कि आई शुड टेक इट अप. एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम हम लोग एक वन स्टॉप गेटवे बन चुके हैं एज अ मैराथन इंडस्ट्री में, जिसमें मैंने अपना खुद का आईपीवी ऑर्गेनाइज किया है, और मैंने फौज के लिए भी 7,000 से ज़्यादा रनर्स की मैराथन्स कंडक्ट कराई हैं, और इसमें हम आगे भी निरंतर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं. सर कोई स्टूडेंट लेट्स से वो एडवेंचर की तरफ उसका रुझान है, बट एट द सेम टाइम वो चाहता है एंटरप्रेन्योरशिप करना, या फिर एडवेंचर को ही एज ए करियर एक्सप्लोर करना, तो आपको लगता है कि जो एडवेंचर स्पोर्ट्स हैं वो इंडिया में अभी उस लेवल पे इकोसिस्टम हमारा डेवलप हो चुका है कि मैं उसको एज ए फुल टाइम करियर देख सकूं? आप मेरे को एक बात बताइए, इकोसिस्टम बिल्ड होता है या इकोसिस्टम बनाया जाता है? बनाया जाता है. बट यही एक आंसर. बच्चे के लिए सर लेट्स से, क्योंकि मैं मैं एक उस पर भी आ ही रहा हूँ. जी सर. उस बच्चे के लिए मेरा यही आंसर है कि पहले इकोसिस्टम को समझो जो एटलीस्ट बना हुआ है. वहाँ से आपको अपनी स्ट्रेंथ्स पता चलेंगी, अपनी वीकनेसेस पता चलेंगी, उस पर्टिकुलर एडवेंचर स्पॉट के हर एक पहलू से आप जागरूक होगे. आपका इंटरेस्ट क्या है, पर्पस, आपको क्या चीज़ किक देती है. क्या आपको पैराग्लाइडिंग किक देती है? मेरे साथ पैराग्लाइडिंग में कई लोग जुड़े थे जिन्होंने मेरे साथ कोर्सेज करे. आज वो अपना पैराग्लाइडिंग का कोर्स खुद रन कर रहे हैं, लोगों को उड़ा रहे हैं, खुद भी उड़ान भर रहे हैं और लोगों को भी उड़ान का मौका दे रहे हैं. सो इकोसिस्टम जो है, मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूँ. अगर आप गवर्नमेंट के पर्सपेक्टिव से देखेंगे, इट इज़ वेरी हैपेजर्ड, इट इज़ वेरी सैड स्टेट. और जितना इकोसिस्टम बनाया गया है वो विजनरीज ने खुद बनाया है. क्योंकि सर मैं एक बच्चे को जानता हूँ, उसने गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड बनाया था, रिलेशंस में ही है, जो वो यंगेस्ट बच्चा बना था. आई थिंक उसकी एज 3, 3.5 या 4 साल होगी, जब वो एवरेस्ट के बेस कैंप तक गया था. राइट. उसके फादर ने समहाउ वो मैनेज किया था, बट उसके बाद फिर वो पैसे ना होने की वजह से वो कंटिन्यू कर ही नहीं पाया. राइट. तो अगर मैं एज ए पेरेंट अपने बच्चे को, ठीक है मेरे पास पैसे हैं और मैं एडवेंचर करना चाहता हूँ, वो मैं कर सकता हूँ, वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मैं चाहता हूँ मेरी लाइवलीहुड वहाँ से चले और मैं एज ए स्पोर्ट्स को और एडवेंचर स्पोर्ट्स को रेदर करियर लेके चलूँ, तो क्या मैं कर सकता हूँ, और अगर कर सकता हूँ या नहीं कर सकता, दोनों तरफ ही, कि मैं किन चीज़ों का ख्याल रख के करूँ, कि मैं कैसे, कि वो सिचुएशन डेड एंड मैं फेस ना करूँ कि अभी मैंने टाइम भी दिया, एफर्ट भी दिया और अभी मेरे पास रास्ता नहीं आगे जाने के लिए. आई थिंक यू आर ऑल्सो एन एंटरप्रेन्योर. ठीक है, आप एक इंजीनियर थे, आज आपने अपनी एंटरप्रेन्योर जर्नी स्टार्ट कर चुके हैं. अब किसी चीज़, कोई भी आप बिजनेस बिल्डअप करते हैं, उसमें एक टेस्टिंग फेज आता है, राइट?
ऐसा नहीं होता कि ओवरनाइट आपका बिजनेस रॉकेट सिंह बन और जाएगा, वो एक नहीं आएगा सर, बहुत आएंगे। और वो हर बार चलते रहते हैं। बिल्कुल। आपको पता है आज की डेट में, आई एम सॉरी, आई एम डाइग्रेसिंग फ्रॉम द टॉपिक, बट आपको पता है आज की डेट में सबसे ज़्यादा मेंटल ब्लूज या इश्यूज या सेटबैक्स किन लोगों को मिलते हैं? सबसे ज़्यादा सुसाइड रेट्स किन को है? सक्सेसफुल सीईओज को। बिकॉज लोगों को सामने सुपरफिशियली दिखता क्या है? पैसा, कितना वो पैसा ड्रॉ कर रहे हैं, बट उनका प्रेशर्स को कोई नहीं समझता। और एक स्टार्टअप को खुद एज अ फाउंडर, को फाउंडर रन करते हुए मुझे पता है कि आज की डेट में भी मैं मोनेटाइज नहीं कर रहा। क्योंकि But सर मैं मेरे लिए, जैसे अभी आप सुबह आए, आपसे बात हुई, तो मेरे को क्या लग रहा था कि जो टीम की प्रॉब्लम है मैं ही फेस कर रहा हूँ। और मैं बहुत बार डाउट आता था कि ठीक है, टैग टीम में अच्छे से कर पा रहा हूँ, वहाँ पे बहुत अच्छे रिसोर्स ला रहा हूँ, कुछ एक सेक्टर हैं जहाँ पे नहीं वो टीम उतनी अच्छे से हो रही है, तो सेल्फ डाउट आता है यार, ऐसा तो नहीं है मैं लीडर ही अच्छा नहीं हूँ। फिर आपने वही जर्नी बताई कि यार मैं भी यही फेस कर रहा हूँ, है ना। तो लगता है क्योंकि फ्रंट एंड पे जो दिख रहा है और जो बैक एंड पे होता है वो बिल्कुल अपोजिट होता है। पहले उस बच्चे के बारे में बात करता हूँ कि वो डेड एंड ना फेस करे। तो देखिए, एज अ पेरेंट हम अपने बच्चों को एक फ्रीडम दे सकते हैं, उनको एक सपोर्टिव एनवायरनमेंट दे सकते हैं, सो दैट जब भी वो घर आए वो उस डिलेमा में ना हो कि उसको वहाँ पे फियर जैसे शब्दों से जुड़ना पड़े। जब उसको ये लगता है कि यहाँ पे मुझे एक सपोर्ट सिस्टम मिल रहा है, वापस मैं घर में आ रहा हूँ, और उसका माइंडसेट अच्छा है, then he will always fall back to his parental values, he will fall back to his family, and he'll be able to share what he's going through, and he will be receptive to understand something from his or her parent. पेरेंट्स हैव टू अंडरस्टैंड कि हमारे बच्चे के अंदर जो टैलेंट है क्या हम उसे सपोर्ट कर सकते हैं। सबसे जो एक निचोड़ घुमा फिरा के आ जाता है वो फाइनेंशियल क्रंच के ऊपर आता है, राइट। हमें एक प्रैक्टिकल एल्गोरिथम बना के चलना पड़ता है। सस्टेनेबल मॉडल तक पहुंचने से पहले आपको कंसिस्टेंटली किसी भी बिजनेस में पैसा लगाते ही रहना पड़ेगा। ये टाइम एंड टेस्टेड है। बिल्कुल। अदर देन इफ यू आर अ विजनरी हुज ब्रॉट आउट समथिंग, आपने किसी गैप को फिल करा एज अ टेक पर्सन, राइट, बिल्कुल। then there'll be lots of angel fundings or bigger VCs who will be ready to invest their money in you. बट अगर आप उस दायरे से हटकर उस एक पर्पस ड्रिवन माइंडसेट से आगे बढ़ना चाहते हैं जिसमें आप एडवेंचरस वर्ड को जोड़ रहे हैं, आई बिलीव दैट एडवेंचर इकोसिस्टम इज द मोस्ट सेटिस्फाइंग, if I don't want to use a word called job, then it is one of those. But you have to have your connect with it. आप किस लिए जुड़ रहे हैं इससे? आप पैसे के लिए जुड़ रहे हैं? आप इससे इसलिए जुड़ रहे हैं क्योंकि आपका दिल कह रहा है? ये मोटिवेशन है या ये पर्पस ड्रिवन है? बिकॉज फिर वही ट्रफ्स एंड लोज आएंगे, जहाँ से हमने स्टार्ट किया था कि पर्पस आपका बिकॉज define लाइफ होना इज अ चाहिए। सर्कल, बिल्कुल। इट्स ऑलवेज अ सर्कल, वी विल ऑल गो बैक टू आवर वेदिक्स और वेदास। बिल्कुल सो सर। ये जो रूपांकन मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, उसमें उस बच्चे को पहले तो उस एडवेंचर से खुद कनेक्ट होना पड़ेगा, उस इकोसिस्टम को समझना पड़ेगा, वेदर इट एक्साइट्स दैट चाइल्ड to that extent that he or she would like to pursue this adventure as his core business entity, business concept. That is only felt, वो महसूस किया जाता है, वो शब्दों के आदान प्रदान से समझ नहीं आता। सो उस एनवायरनमेंट में उसको घुसना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा उसके शॉर्ट फॉल्स क्या क्या हो सकते हैं, पिटफॉल्स क्या क्या हैं, उसके पास कितना पैसा है। बिकॉज अगर आज मैं आपको स्काई डाइविंग का सिर्फ एक बिजनेस पोर्टफोलियो के बारे में समझाऊं तो आप थक जाओगे, आप उसके जो आसपास के इर्द गिर्द के जो उसके सर्टिफिकेशंस हैं आप वही नहीं कलेक्ट कर पाओगे। दैट मीन्स यू हैव टू बी बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून। दैट मीन्स आपके पास पैसा बहुत होना चाहिए, तभी आप एक प्लेन खरीद पाओगे, आप हायर कर पाओगे ऐसे लोगों को जो क्वालिफाइड हैं कि किसी की ज़िंदगी ना खराब हो जाए या ज़िंदगी ना चली जाए। उसके साथ साथ आपको निरंतर पैसा डालते रहना पड़ेगा, और कब तक डालते रहना पड़ेगा उसका भी कोई गारंटी नहीं है। और पॉलिटिकली भी आपको कहीं ना कहीं स्ट्रांग होना पड़ेगा, बिकॉज हिंदुस्तान के अंदर कोई भी काम करना है तो आपको इस पहलू से आपको कनेक्शंस चाहिए ही चाहिए। हाउ स्ट्रांग इज ए नेटवर्क दैट आपकी फाइल टाइम पे जाके
कोई सुनने वाला हो, देखने वाला हो, उस पर क्लियरेंसेस देने वाला हो, ये बहुत मैटर करता है, बिकॉज उससे बहुत स्ट्रेच होता है, बहुत डिलेज होते हैं। एक्चुअली सर जब मैं एडवेंचरस स्पोर्ट्स को देखता हूँ तो लेट्स से मैंने कोई एडवेंचर स्पोर्ट्स करा, मेरे को वो अच्छा लगता है, मैं कंटिन्यू करना चाहता हूँ, तो अपार्ट फ्रॉम मैं उस पर्टिकुलर में फील्ड में ट्रेनर बना, इसके अलावा मेरे या कोच बना, इसके अलावा मेरे पास और क्या क्या रिवेन्यू स्ट्रीम होती है? लेट्स से कंपनियां आती हैं वहाँ पे स्पॉन्सर करने, या अभी नहीं है इंडिया में वो कल्चर? क्योंकि हम वेस्टर्न में देखते हैं तो हमें बहुत सारे एडवेंचरस स्पोर्ट्स दिखते हैं जिनको आई विल टेल यू, जी आई हैव मेरा जो आज की डेट में कनेक्ट बना हुआ है, बिकॉज मैंने आपको उस पहलू से जोड़ा था कि मैंने फौज में रहते रहते क्या क्या काम करा था, तो आज की डेट में with the real coaches in India, if I talk about cross training, running mechanisms, चाहे वो आयरन मैन के फाउंडर्स हों जो यहाँ पे इंडिया में एटलीस्ट जो उसके फाउंडिंग मेंबर्स हैं, आई हैव सीन देम गोइंग थ्रू वेरी रफ पैचेस, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर। मैंने आयरन मैन तीनों स्टार्टिंग के 3 साल किया गोवा में, ओके थर्ड ईयर तक दे वर इन लॉसेस। आज की डेट में द सेम फाउंडर हु लिव्स इन ऑस्ट्रेलिया, he comes back to India and most actively present in Indian continent, and he is conducting high rocks, and now they're scaling up to every single state. और अगर उसकी मैं सिर्फ एंट्री टिकट बोलूं, आयरन मैन की टिकट जब आप टायर 4 में खरीदते हैं, आपको मैं बता रहा हूं कि 15 मिनट में टिकट्स बिक जाती है। मेरी अभी थोड़े दिन पहले मैं SFI का एक्सपो हुआ था, मैं एक कंपनी है प्रोकैम जो सबसे पहले एयरटेल दिल्ली हाफ मैराथन कंडक्ट करती थी, अभी वेदांता दिल्ली हाफ मैराथन करा रही है। मैं अभी उसके पहलू में नहीं जाऊंगा कि उनका फंड रेजिंग कितना होता है, आप सोच भी नहीं सकते। बट आज की डेट में उनका एक दिन में 75,000 मैराथनर्स ने रजिस्टर करा है, एक दिन में 75,000, कैन यू बिलीव इट? दिल्ली की धरती पर जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम से बाहर जाना, जो लास्ट ईयर 44,000 में गया था, इट इज़ ऑलमोस्ट अमाउंटिंग टू डबल पॉपुलेशन। शायद इतनी जगह भी ना हो, बट इतने लोगों ने रजिस्टर किया है। तो आप सोचिए क्या कॉम्पिटेंस है, क्या क्रेडिबिलिटी है, क्या रेवेन्यू होगा, और क्या कितना स्कोप है, किसी भी पहलू से आप जुड़ जाइए। सर लेट्स से ये मैराथन को ही एज अ बिजनेस मॉडल समझते हैं, तो इसमें ज़रूरी है कि मैं मैराथन रनर हूँ तभी मैं इसको कंडक्ट कर पाऊँगा, या फिर मेरा माइंडसेट थोड़ा बिजनेस वाला है तो भी मैं कर पाऊँ? क्योंकि मैं जानता हूँ एक दो को जो रनर नहीं है, कर रहे हैं, उतना अच्छा नहीं कर रहे, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। अब वो हम ये फिगर आउट या पिन पॉइंट नहीं कर सकते कि वो जस्ट स्टार्टिंग है इसलिए अच्छा नहीं कर रहे हैं, कि या वो मुझे मैराथन एक बात रनर नहीं बताइए, है अगर इसलिए एक कर रहे हैं। बॉलीवुड में फिल्म बनती है, उसमें एक प्रोड्यूसर होता है, क्या वो डायरेक्टर का रोल भी निभाता है? कभी कभी क्या वो निभा एक्टर का भी पात्र निभाता है? नहीं, सारे कभी नहीं। कभी ना। हाँ बिल्कुल सर। इट इज़ एज सेम एज दैट। सो अगर आप बिजनेसमैन हैं, दैट डजंट मीन दैट यू कैन नॉट क्वालिफाई टू बिकम अ बिग नेम एंड फेम इन मैराथन इंडस्ट्री। इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड दैट यू हैव टू बी अ मैराथनर, बट अगर आप मैराथनर हैं तो आप एक मैराथनर के स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, उनकी प्रॉब्लम्स, उनके इश्यूज के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। आपका That is थोड़ा what प्लस is called पॉइंट as है। awareness. बिल्कुल। लेट्स से सर मैराथन के अलावा, या फिर हम जैसे स्पोर्ट्स लीग अभी इंडिया में थोड़ी सी पॉपुलर हो रही हैं, कबड्डी भी है, IPL भी है, बाकी भी है, तो डू यू फील कि ये हमारे यूथ को सही डायरेक्शन में लेके जा रही है? और एज अ बिजनेस अगर कोई बच्चा करना चाहता है इसको, तो और क्या क्या इसमें वो कर सकते हैं, थोड़ा सा एज अ बिजनेस मॉडल, की अगर मैं देखिए, स्पोर्ट्स को समझना चाहूँ? कोई भी इंडस्ट्री होती है ना, वो वन स्टॉप गेटवे नहीं होता। अगर एक बच्चा, हम लेट्स से हम मैराथन की बात करते हैं, तो आप मैराथन में आप सोचिए उसमें कितनी चीज़ें आती हैं। उसमें प्रोडक्शन आती है, प्रोडक्शन में टेंटेज होता है, साउंड होता है, लाइटिंग होती है, स्टेज मैनेजमेंट होता है, ठीक है, MCs होते हैं, जुम्बा होता है, मैस्कॉट्स होते हैं, खाना होता है, पानी होता है, एम्बुलेंस होती वॉशरूम्स है। होते हैं, सैनिटेशन होता है। उसका टेक पार्ट में आते हैं तो आप उसमें रजिस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म्स बनते हैं। उसका सोशल मीडिया में आएंगे तो शाउट आउट्स बनते हैं, है ना। उसके आप रेस टाइम सॉल्यूशंस में आएंगे तो वो भी एक टेक पार्टनर वाली शिप होती है। वीडियोग्राफी, स्टैटिक वीडियोग्राफीज में आएंगे, ड्रोन्स में आएंगे तो उसमें एक अलग पहलू आ जाता है।
सिनेमेटोग्राफी आ जाती है, लाइव स्ट्रीमिंग आ जाता है, वो भी टेक साइट्स के भी होते हैं, वॉलंटियर मैनेजमेंट आ जाता है, क्रिएटिव्स आ जाते हैं, बैनर्स आ जाते हैं, उसको छोड़ के लाइन मैनेजर्स होते हैं, परमिशन क्लियरेंसेस होती हैं, कितनी चीजें हैं। तो एक बच्चा जो सोचता है मैं मैराथन इंडस्ट्री में जाना चाहता हूँ, लेट्स से, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ना वो सीधा जाके मैराथन ऑर्गेनाइज करे फैलेसी। इतनी सारी चीजें हैं कि अगर आप इसके छोटे छोटे अंश में भी आप घुस गए और आप उसके एक वर्टिकली स्मार्ट प्लेयर बन गए, तो लोग आपके ऊपर निर्भर करेंगे। आज की डेट में टाउनस्क्रिप्ट जैसे कितने रजिस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म है, मेरा खुद का रजिस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म है, अभी मैंने 24 जून को एक इवेंट करा है, वो एक सिर्फ रजिस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म है जिनका आप अगर आप रेवेन्यू देखेंगे तो इट्स गोइंग इन क्रोज, बिल्कुल पर उनको भी वक्त लगा है। सो कोई भी एक इंडस्ट्री होती है, इट इज बाइफर्केटेड इनटू वेरियस कंपार्टमेंट्स। आप अपना कंपार्टमेंट चूज करिए और उससे जुड़े रहिए। एज अ पेरेंट सर, मैं चाहता हूँ कि मेरा बच्चा थोड़ा सा एडवेंचर को एक्सप्लोर करे, उसका माइंडसेट वैसा बने, और फ्यूचर में अगर वो स्पोर्ट्स में करियर भी बनाना चाहता है वो भी बना सके। तो मैं उसकी अपब्रिंगिंग, लेट्स से वो अभी छोटा ही है, 2-3 साल का है, तो मैं क्या चीज़ें डे रूटीन में करना स्टार्ट करूँ कि उसका इंटरेस्ट डेवलप हो जाए टूवर्ड दी जितना अपना एडवेंचर। देखिए, हम सबको लगता है कि हम दंगल मूवी के आमिर खान हैं और हम अपने बच्चों की लाइफ को उस हिसाब से इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, बट ऑनेस्टली रियलिटी में क्या हम सब खुद एक स्पोर्ट्स स्पेशलिस्ट या एथलीट तो नहीं होते हैं। बिल्कुल अगर मैं एक नॉर्मल पेरेंट की बात करूं, एज अ नॉर्मल पेरेंट मैं अपने बच्चों को वो प्लेटफॉर्म दे सकता हूँ, वो सोच दे सकता हूँ, वो कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने की कोशिश कर सकता हूँ, उसके साथ खड़ा हो सकता हूँ, उसके लिए शायद पानी की बॉटल उठा सकता हूँ, उसका शायद बैग उठा सकता हूँ, उसको वो सपोर्ट, फिजिकल मेंटल इमोशनल सपोर्ट दे सकता हूँ कि बच्चे को पता है कि माई फादर और माई मदर इज देयर टू सपोर्ट मी एंड गाइड मी। सबसे पहला तो पेरेंट का रोल वहीं से स्टार्ट हो जाता है, बिल्कुल। राइट? अब अगर आप किसी स्पेसिफिक स्पोर्ट्स में आप खुद भी एक वर्टिकली स्पेशलिस्ट हैं, तो आपको एक सबसे पहले तो आपको ये देखना चाहिए कि क्या बच्चे की भी रुचि उसमें उतनी है, बिल्कुल राइट? अब अगर आपके बच्चे की रुचि उसमें है, देन आप उसके साथ हैंड इन हैंड आप उसको सपोर्ट कर सकते हैं, उसको वो गाइडेंस दे सकते हैं, उसको कोई ट्रिक्स समझा सकते हैं। और ऐसा हमारे आज के नए भारत में हम ये देखने को हमें मिल रहा है, मूवीज बन रही है, बॉलीवुड मूवीज बन रही हैं। सो आई थिंक फॉर अ पेरेंट द फर्स्ट स्टेप इज टू ensure that their child is looking for a fitness stamina which can only be built when you give them the core word of discipline। उनको टाइम पे सुलाना, टाइम पे उठाना, सबसे ज़्यादा उसका जो हम कहेंगे ना अगेन बेडरॉक जो है वो डिसिप्लिन है। तो एज अ पेरेंट सबसे पहले तो मैं अपने बच्चे के डिसिप्लिन रूटीन के ऊपर थोड़ा सा फोकस करूँ, क्योंकि वो क्या स्पोर्ट्स में खा भी रहा है, है, वो स्पोर्ट्स क्या में पी भी रहा है। है, वो कब सो रहा है, वो कब उठ रहा है, वो कैसे मैनेज कर रहा है अपने टाइम को, उस पर अगर मैंने फोकस करा तो मैं छोटे छोटे गैप्स के अंदर घुस पाऊंगा और वहीं से उसकी एक नई जर्नी स्टार्ट हो सकती है। इट्स जस्ट मैटर ऑफ टाइम। सर, एज अ करियर अगर हम नेवी को देखें तो आपको क्या लगता है उसके कॉन्स क्या है? कौन हाँ, प्रोज तो बहुत है, लेट्स से कौन है भी या नहीं है। कौन यही है कि आप कभी छोड़ने का मन नहीं करता। दे से दैट ना दैट फौज आपको अपने उससे निकाल सकती है, अपने वो हाँ, यू नो दूसरे वर्ड में फौज कह फौजी को बाहर कर सकती है, बट एक फौजी के अंदर से जो फौज होती है वो कभी निकलती नहीं है। सो आई थिंक दैट इज़ द ओनली कॉन, बिकॉज मेरा तो जो आइडेंटिटी है वो फौज ही है और मुझे फौज ने इमोर्टलाइज कर दिया है। वो इसलिए क्योंकि आज भी मैं सिर्फ अगर एक पर्पस ड्रिवन लाइफ को जी पा रहा हूँ तो कहीं ना कहीं उसका अंश, उसकी जो नींव थी वो फौज ने ही बनाई थी। अब मैं सिर्फ इतना कर रहा हूँ बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंसेस जो मैंने लाइफ में फौज के थ्रू देखे। उन एक्सपीरियंसेस को मैं या तो ग्लोरीफाई कर लूंगा या उनके बारे में बातचीत कर लूंगा या मैं कैंडिड कॉन्वर्सेशन कर लूंगा या मैं ह्यूमर के फॉर्म में ले आऊंगा या मैं स्टोरी टेलिंग के फॉर्म में ले आऊंगा, बट कहीं ना कहीं उसका जो नींव है। गठबंधन है और नींव है वो तो फौज रही ना। सो कॉन्स जो होते हैं ना, देखिए आपको एक बात समझनी होगी कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन में कॉन्स होते हैं, बट जो ऑर्गेनाइजेशन होती है ना वो बिल्कुल साफ होती है।
जो भी ऑर्गेनाइजेशन बनती है, चाहे कॉर्पोरेट हो चाहे फौज हो, वो अपने एक प्रियम्बल से बनती है। जिस तरह हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का जो बाइबल है, वो उसकी भी जो नींव है वो एक अच्छी सोच से बनाया गया है। अब उस कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया को कौन पढ़ रहा है, कौन उसको लागू कर रहा है, अगर वो लोग खराब हैं तो इसका मतलब ये तो नहीं ना कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की बाइबल ही खराब है। अगर हमारे फौज में कई लोग ऐसे आ जाते हैं जो कहीं ना कहीं कुछ गलती कर देते हैं, अनदेखी या जानबूझ के, फौज तो कौन नहीं हुआ ना उसका, फौज तो फिर भी फौज ही रही ना। आप मुझे एक बात बता दीजिए, जितने मैंने आपको चीज़ें अभी छोटे से इस वक्त में बताई, इस वक्त के दायरे में बताई, कौन सी सर्विस आपको ये सब अपॉर्चुनिटीज दे सकती है? कोई भी नहीं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आपको भी देखिए, इट्स नॉट कि मैं सिर्फ यही बोलूंगा कि ऑर्गेनाइजेशन ही सब कुछ आपके लिए करिए। आपकी सोच, आपका डिसिप्लिन, आपका स्किल सेट, आपका माइंडसेट, आपका पर्पस, वो सब चीज़ें भी तो इम्पोर्टेंट हैं। ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ जो फौज में लोग होते हैं वही एवरेस्ट चढ़ रहे हैं। हाँ। मेरे इतने सारे जो माउंटेनियर फ्रेंड सर्कल है, वो सारे कॉर्पोरेट्स हैं, एक नहीं 4-4 बार एवरेस्ट चढ़ चुके हैं। हाँ, बट एक सपोर्टिंग सिस्टम मिल जाता है आपको, लेट्स से कॉर्पोरेट में वो नहीं मिल रहा है, वहाँ पे आपको वो मिल रहा है। सोच तो आपको फौज भी सोच देती है, और सोच आपके अंदर से भी जागरूकता उसकी वहाँ से भी आती है। सो आई थिंक द कॉन्स आर ओनली दैट यू आर ऑलवेज एडिक्टेड टू द पैशन एंड टू द लव ऑफ द इंडियन आर्म फोर्सेस, एंड हमारे दिल से, हमारे जिस्म से, हमारे अंदर से कोई फौज नहीं निकाल सकता। हाँ, वो अदर वर्ड्स में कह सकते हैं कौन सी यही है कि रिटायर होना पड़ता है। वी डोंट है ना? कॉल इट रिटायर, वी कॉल री अटायर। हाँ, एब्सोल्युटली, वो आप कॉर्पोरेट की अभी रिटायर हो गया है, राइट। मैं तो रिटायर हो ही नहीं पा रहा हूँ। मैं आज भी सर फौज इन के इंसाइट्स के बारे में बात कर रहा हूँ। मैं उन परमवीर चक्र के जो योद्धा थे, वो जो मार्टिर्स थे, वो ब्रेवार्ड्स थे, उनकी उनकी मैं वीर गाथा को आज भी गुनगुना रहा हूँ। आज भी मैं अपने यंगिस्तान तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूँ। सर आपने तो 2 डिकेड वहाँ पे सर्व किया है। मैं बहुत एस्पिरेंट को ऐसा जानता हूँ, जिनमें से मैं भी एक हूँ, कि हमने कुछ एसएसबी दी हैं, उसके बाद फौज नहीं निकलती हम में से। तो फौज में वो चाम है। अगर आप उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं, बुराई कर रहे हैं, तो मतलब वो आपने करीब से देखी नहीं है। जिस दिन आपने करीब से देख ली, आप हो ही नहीं सकता कि आप आर्म फोर्सेस के अगेंस्ट में कुछ बोल जाएं। वो इतने अच्छे तरीके से वहाँ पे जो कंपेनियनशिप है, जो लोग मिलते हैं, वो नहीं मिल सकते आपको बाहर। जो बुरा भी बोलते हैं हम उनको भी तहे दिल से रिस्पेक्ट करते हैं। आइसोलेटेड केसेस होते हैं, आइसोलेटेड केसेस आपकी फौज की उसकी जो डेफिनेशन है उसको नहीं डिफाइन कर सकती। बिल्कुल सर। अ, सर जब अभी हमने ऑपरेशन सिंदूर देखा, जी। तो नेवी हमारी एक्शन में नहीं आई थी। अच्छा, हमें तो मतलब पता ही नहीं था, आपने थैंक्स नहीं हमें बताया। नहीं, डायरेक्ट हमने देखा कि उन्होंने नहीं उस पे किया, राइट। एयरफोर्स और आर्मी का रोल ज़्यादा था। अभी जिस तरह से वॉरफेयर अब चल रहा है ना, उसमें अगर हम देखते हैं तो आई थिंक नेवी जो फाइनल डिसीजन मेकर हो की तरफ हम जा रहे हैं, कि वहाँ पे जो फाइनल डिसीजन होगा, वो अगर नेवी इन्वॉल्व होती है ऑब्वियसली, फिर डिसाइड भी नेवी करेगी। ये हमने 71 में भी ऑपरेशन ट्राइडेंट में भी देखा, राइट। सो 99 में भी देखा, हाँ सर, 99 में भी देखा। थोड़ा कम देखा। तो जब हम लेट्स से एक एस्पिरेंट है जो आपकी जैसी सिचुएशन पे आता है कि उसका एसएसबी, एयरफोर्स का, आर्मी का, नेवी का, सबका क्लियर है, अब उसको चूज़ करना है एक, तो उसे क्या चूज़ करनी चाहिए और क्या पैरामीटर उसको ध्यान में रखने चाहिए कि उसका बिहेवियर, उसका नेचर कैसा है, तो उसके हिसाब से कौन सी बेस्ट रहेगी? ये बड़ा मुश्किल क्वेश्चन है मेरे लिए, एंड इसका मैं आंसर पता नहीं शायद दे पाऊँ ना दे पाऊँ, बिकॉज आई कैन नॉट बी बायस्ड, बिल्कुल सर। एक ट्रू फौजी हूँ और मैं कभी भी बायस्ड ओपिनियंस बिल्कुल शेयर नहीं करता। आपने फौज के बारे में बात करी, चाहे वो ऑप ट्राइडेंट था, 4 और 5 दिसंबर 1971, एंड तब उस समय के हिंदुस्तान में जो चीज़ एक्शंस हुई थी, आज आप वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में देख रहे हैं। बिल्कुल सर। जितना जितना आज यूएस ने ईरान के ऊपर धावा किया है और उसकी पूरी नेवी को लिटरली फिनिश कर दिया है, उतना शायद हमने इफ़ेक्ट करा था 1971 में पाकिस्तान नेवी के साथ। उसके माइन स्वीपर्स, उसके फ्रिगेट्स, उसके डिस्ट्रॉयर्स, इवन मर्चेंट वेसल्स, बिकॉज पोर्ट तक सर हमने हाँ, तो कराची कराची पोर्ट पोर्ट का जो था सबको वो पता है। आग की लपटों में पूरा झुलस रहा था। बिल्कुल। समथिंग, अगर आप
पर्ल हार्बर इफेक्ट को दिमाग में लेके आते हैं, समथिंग अगर आप आज के स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को आप उस चीज़ से कनेक्ट कर सकें, तो 1971 में हमने वो कर दिखाया था, ठीक है। एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड कि हमारे पास वॉरफेयर एमिनेशंस की कितनी लिमिटेशंस थी। सो अगर आपकी नेवी माइटी फोर्स है, आज की डेट में जो समुद्र पे राज करता है वो बैटलफील्ड का डिसीजन मेकर होता है। लेट्स बी वेरी क्लियर विदाउट मिंसिंग इवन अ सिंगल वर्ड। बिकॉज अगर मुझे किसी भी कंट्री को टोटली ब्लॉक करना है, उसके रिसोर्सेज को ब्लॉक करना है, उसके इनफ्लो को ब्लॉक करना है, तो मैं उसको अगर बाय चांस उसका वाटर फ्रंट है, मैं उसको पूरा क्लोज कर दूंगा, वो लिटरली झुलस जाएगा। सो नेवी एक्चुअली डिसाइड करती है कि आपका रुख वॉर का क्या होगा, बिकॉज आई एम टॉकिंग अबाउट अ वर्ल्ड with ballistic missiles, intercontinental missiles, which are launched from the naval platforms as on day today. एक And वो India has that capability. बिल्कुल सर, जो हम एस्केलेशन लैडर की बात करते हैं, आई थिंक नेवी लास्ट है जिसको हम नेवी लास्ट है, बट नेवी का रोल सबसे पहले स्टार्ट हो चुका होता है, जिसके बारे में लोग सेंसिटाइज नहीं हो रहे हैं। और मेरे चैनल से, कमांडर विक्टर माइक के चैनल से, मैं बार बार यही सेंसिटाइज करने की लोगों को कोशिश कर रहा हूँ कि जैसे आपने बोला ऑप सिंदूर में हम एक्टिव नहीं थे, मतलब एक्टिव थे, I mean to हम say- एक्शन में डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं हुए। जरूरत नहीं पड़ी ना। वही मैं सर कहना चाह हाँ, रहा हूँ, मेरा ये नहीं, कहने का आर्म फोर्सेस तो हमारी हमेशा एक्टिव हमारा रहती है। वॉर पेट्रोलिंग एक्टिवली एवरी, इवन जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, हमारी शिप सबमरीन्स वॉर पेट्रोल पे रहते हैं। वो तो सर पीस मिशन peace कह में भी लीजिए, रहेंगे। आप कुछ भी कह लीजिए, बट दैट्स द आइडियोलॉजी इज वॉर पेट्रोलिंग। बिकॉज हमें नहीं पता आज की डेट में आप 26/11 में चले जाते हैं। मैं 2009 की बात कर रहा हूँ, 2008 2008 की बात कर रहा हूँ, हाँ, आई थिंक नवंबर 26। सो और उसी नवंबर 20 तारीख को मैंने आरडी परेड के लिए दिल्ली में रिपोर्ट किया था, और मैं तब वहीं पे पोस्टेड था, और लियोपोल्ड से हमारा कुछ रिश्ता नाता था जहाँ पे फायरिंग हुई थी। सो मैं ये कह रहा था कि आज के युग में जो आपके टेररिस्ट भी आते हैं वो बॉर्डर फ्रंट से एंटर कर रहे हैं, बिल्कुल। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जो आपकी वल्नरेबिलिटीज़ हैं वो आपकी वल्नरेबिलिटी नहीं रहनी चाहिए। इसलिए द स्ट्रॉन्गर एंड द माइटियर फोर्स, वेदर इट्स आवर कोस्ट गार्ड, वेदर इट्स आवर नेवी, दैट नीड्स टू बी up and above everything. That mindset has to be there because our enemies are ready to attack in today's war front from the waters. And आजकल तो हम एक अलग युग में आ चुके हैं, साइबर वॉरफेयर में आ चुके हैं। मैं यहाँ बैठे बैठे चाइना के अंदर कुछ ऐसा कुछ कर सकता हूँ थ्रू माई टेक सेवी आइडियोलॉजीज कि मेरे यहाँ के एथिकल हैकर्स उनके पावर ग्रिड्स को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बिल्कुल उनके जीपीएस सिस्टम्स को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। जीपीएस सिस्टम अगर डिस्ट्रॉय हुआ तो आप सोचिए क्या क्या नहीं हो सकता। प्लेन्स कैन कम डाउन, एनीथिंग कैन हैपन। सो डैम्स ओपन हो सकते हैं, बहुत कुछ हो सकता है। ऐसे कैलेमिटीज जो आप सिर्फ सोचते हैं कि सिर्फ मिसाइल से आप लॉन्च करके वो डिस्ट्रक्शन लेके आ सकते हैं, वो आज आप अपने टेक वॉरफेयर में साइबर वॉरफेयर के थ्रू जा सकते हैं। स्टोरी टेलिंग, आई मीन यू लुक एट स्टोरी टेलिंग। हमारे आसपास के नेबर्स में देखिए, बांग्लादेश देख लीजिए, नेपाल देख लीजिए, श्रीलंका देख लीजिए, सब झुलस चुके हैं। पाकिस्तान, इट्स ऑल अबाउट स्टोरी टेलिंग। अब पाकिस्तान झुलस रहा है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में क्या हो रहा है? The army is taking civilians. बिल्कुल I think couple of days back 41 people were killed. एब्सोल्युटली। Right. So we have to understand that somebody who controls the samandar will control the any battle का outcome. और हमारी नेवी चाहे ऑप सिंदूर हुआ था, we were battle ready. It was just matter of time. So जब आप DGMOs के जब आप ऑप्स डिटेल्स को सुनते थे, तब उसमें हमारा नेवी का भी वो रिप्रेजेंटेशन रहते थे। रिप्रेजेंटेशन और बड़ा आइकॉनिक है, उन्होंने जो लास्ट में एक वर्ड में कहा था कि मैं बस पाकिस्तान से एक बात कहना चाहूँगा, डोंट डेयर टू यू, कि आप एस्केलेट करो, अगर नेवी इन्वॉल्व हुई तो यू नो कि फिर क्या होगा, है ना। तो वही मैं उसमें कहने वाला था कि एस्केलेशन लैडर में नेवी का रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और शायद हो सकता है कि हम स्टार्ट आर्मी से करें, एयरफोर्स से करें, बट आई थिंक अगर वो एस्केलेशन लैडर में एस्केलेट होता रहता है तो फाइनली नेवी होगी जो उसको स्टॉप करेगी। बिकॉज आज की डेट में यूएस अपने कंट्री से कोई मिसाइल फायर नहीं कर रहा, उसकी नेवी फायर कर रही है। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ब्लू वाटर फोर्स।
ब्लू वाटर फोर्स का मतलब यही है कि मैं किसी भी वर्ल्ड के किसी भी जगह पर जाकर इतना सक्षम हूँ कि मैं किसी भी कंट्री पे अटैक कर सकूँ, एंड द ओनली वेज टू ट्रैवल अक्रॉस द ग्लोब इज थ्रू वाटर्स। सर हम अपनी जितनी भी नेवी में शिप होती है उनके आगे आईएनएस लगाते हैं, इंडियन नेवल शिप, समझ में आता है, बट कुछ बेसिस के नाम के सामने भी हम आईएनएस क्यों लगाते हैं? बिकॉज उसके एवरी पीछे एस्टैब्लिशमेंट, एवरी शोर एस्टैब्लिशमेंट फॉर अस इज अ शिप ओनली। ओके, सो ऐसा भी होता है कि लेट्स से एक शिप है, उसका लेट्स से जिस वो बेस पे उसका मेंटेनेंस वगैरह होता है, उन दोनों के नाम सेम हो या वो अलग होते हैं हमेशा? नहीं, नाम तो सेम नहीं हो सकते। राइट। It is something like we have a call signs like a Victor Mike. So the protocols are very clear that कहीं पे भी हम duplications नहीं करते हैं। So अगर हमारी कोई शिप पहले जैसे गिरी क्लास थी, अब वो दोबारा रिकमीशन हो रहा है, तो वो डीकमीशन प्रोसीजर से जाती है, ठीक है। उसको डीकमीशन करके वो हिस्ट्री के मेमोयर्स में, आर्काइव्स में आर्काइव हो जाती है, एंड जब हम न्यू कमीशन करते हैं देन वी अंडरस्टैंड दिस इज द लेटेस्ट शिप्स दैट्स गेटिंग इंडक्टेड। सो हम क्योंकि नेवी में वी वांट टू बी वेरी क्लियर दैट either it is a base or either it is a ship, it has a recognition of the Indian word attached to it, the naval word attached to it, so Indian Navy has to come. Now for us everything is a ship mentality. So जो बेसिस होते हैं वहाँ पे भी एक शिप का स्ट्रक्चर चल रहा होता है। बेसिस के अंदर भी आपको इलेक्ट्रिकल ऑफिसर्स, मैकेनिकल ऑफिसर्स, एविएशन इन ऑफिसर्स, ये सारे अलग अलग वैल्यूज के वो होते हैं। सो क्या होता है कि जो आप रूपांकन आप शिप्स में देखते हैं वही हम फॉलो अप करते हैं अशोर बेसिस में भी। अब कहीं एडमिनिस्ट्रेशन आ जाता है तो वो रूल्स अलग हो जाते हैं, उतनी हम माइक्रो डिटेलिंग में नहीं जाएंगे, बट जो सोच है वो जुड़ी होती है। बिल्कुल। बिकॉज अटैक सिर्फ शिप्स पे नहीं होता ना, अटैक्स तो अशोर यूनिट्स पे भी अगेन होता वही है। सर, सारा माइंडसेट का खेल है कि व्हेन यू आर ऑन इट द लैंड, फिर भी आप खुद को प्रिपेयर वैसे ही कर रहे हो कि हम वाटर में अभी आपको भी। एक बात बताऊं, जी सर। चाइना बिफोर दे इवन कमीशन देयर एयरक्राफ्ट कैरियर, हम्म। उन्होंने बेस पे पूरा एयरक्राफ्ट कैरियर का एक प्रॉपर कॉन्क्रीट इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप करा था फॉर द ट्रेनिंग पर्पस और फॉर एवरीथिंग। ओके। इट इज अ डिकॉय एज वेल एज इट्स अ ट्रेनिंग थिंग, बट आई थिंक जो स्की जेट से जब आप टेक ऑफ करते हैं, ऑब्वियसली उसमें जब रोलिंग पिच होता है, that is one experience to literally see, and I've seen that live experience of our fighter planes taking off from the ramps, and it is one of the toughest roles a pilot can undergo in their lifetimes, to take off from a aircraft carrier and land on a aircraft carrier back and safely. And that goes for our Hapters also, or our chopper guys also, when they have to come and get onboarded a ship जिसको हम हेलोडेक कहते हैं। बिल्कुल सर। इट इज सो टफ। सर इन पायलट के लिए तो ऑब्वियसली वो टफ है ही कि मूविंग ऑब्जेक्ट पे आप लैंड कर रहे हो, रनवे आपको बहुत छोटा मिल रहा है, बट इट्स वेरी सेटिस्फाइंग। जब जैसे आप शिप पे हो एज अ टीम, तो उसमें कितना वो डिफ़िकल्ट है, क्योंकि अरेस्टर हमारे डिप्लॉय हुए नहीं हुए, वो सब इंश्योर करना वो मैकेनिकल इंजीनियर टीम का आई थिंक सो रिस्पॉन्सिबिलिटी फौज रहती आपको पता है क्या सिखाती है? फौज एक चीज़ सिखाती है कि आप इंडिविजुअली, एंड दैट गोज फॉर योर एसएसबी एस्पिरेंट्स आल्सो, दैट इंडिविजुअली यू कैन बी अ टैलेंटेड आउट ऑफ बॉक्स कैंडिडेट, बट जब तक आप एक टीम वर्क के अंदर खुद को घोल के उस चाशनी को फील नहीं करोगे ना, तब तक वो चीज़ ना, उसका जो आउटकम होगा ना, वो उतना मीठा नहीं निकलेगा। कहने का वो वन तात्पर्य यही मैन है, आर्मी मूवीज में कहने अच्छा का लगता तात्पर्य यही है है। कि हाँ, सिर्फ मूवीज में अच्छा लगता है। कहने का तात्पर्य ये है दैट एवरी इंडिविजुअल ऑन द शिप इज डूइंग देयर पार्ट एंड देयर डूइंग टू द बेस्ट ऑफ द कैपेबिलिटी, बिकॉज अगर वो अपनी बेस्ट ऑफ द कैपेबिलिटी में नहीं करेंगे, कहीं ना कहीं कोई कैस्केडिंग इफेक्ट आएगा दैट कैन एंटायरली रूइन द एंटायर आउटकम। सो टीम बिल्डिंग की सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही होती है कि हर एक इंसान अपना जो भी टैलेंट है उसको यूटिलाइज कर रहा है टुवर्ड्स अ बिगर पिक्चर, and that is why the role of the shipmates or we call shippies, and उनका रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, वो इंश्योर करना कि वो जो पायलट है जब वो लैंड हो रहा है वो उस कॉन्फिडेंस से लैंड कर सके। तो चाहे वो एरोस्टर्स हो, चाहे वो नेविगेशनल के कमांड्स हों, सीमेनशिप के कमांड्स हों, कम्युनिकेटर्स के जो जो हम कम्युनिकेट कर रहे हैं उनके साथ,
हाँ, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर। जो भी हम कर रहे हैं वो इट हैज़ टू बी ओनली द बेस्ट, बिकॉज वहाँ पे कोई लक्यूना आएगा, इट विल हैव कैस्केडिंग इफेक्ट. So that's the beautiful thing that armed forces teaches you, that you may be good personally, you can be amazing, in terms of your talent, stature, but if you are not working as a team partner, then I think it can have very cascading and very bad outcomes. सर एज अ एस्पिरेंट लेट्स से मेरे को नेवी के बारे में ज़्यादा पढ़ना है, सीखना है, व्हाट आर द डिफरेंट सोर्सेज जहाँ से मैं उसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ढूंढूं? लेकिन आपको एंट्री से पहले तो कॉमन एक एंट्रेंस माइंडसेट रखना है, जिसमें मैंने आपको कई चीज़ें बताई हैं. इसमें मैं कुछ और जोड़ना चाहूँगा. जैसे आपने मैथमेटिक्स की बात करी, बेसिक साइंस की बात करी, करंट अफेयर्स की बात करी, जनरल नॉलेज की बात करी, आपका बेसिक फिजिक्स भी ठीक होना चाहिए. इसको छोड़ के कई चीज़ें होती हैं जिसको हम डिसरिगार्ड करते हैं. यो मेडिकल बिल्कुल। होता क्या है कि इट्स अ चेन ऑफ इवेंट्स. It's some people think, okay, it's a written exam, then it's SSB, then it's medical, and then it's merit. तो ये 4 चेन बन गई. अब आप मुझे एक बात बताइए कि अगर एक मेडिकल रीज़न की वजह से आपको मैं फौज नहीं ज्वाइन करने दूँ, चाहे वो कुछ भी हो, फ्लैट फुट हो, नॉकनीज हो, कुछ भी हो, आपका ड्रीम तो खत्म हो गया. योर ड्रीम विल कम ऑन होल्ड. सर वो तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकता है। अभी हमने पॉडकास्ट किया था बोर्डेड आउट कैंडिडेट का, तो वो मेडिकल टर्म्स पे 3 साल ओटी में ट्रेनिंग करके और फिर वो बोर्डेड आउट हुए। So this is exactly what I want to tell your aspirants, that you need to have a structured understanding about forces when you're planning to join forces. देखिए, जितने लोग आईडीज के लिए प्रिपेयर करते हैं और जितने मात्रा में फाइनली उनको सीट्स मिलती हैं, उससे कहीं कम सीट्स हमारे फौज में अवेलेबल होती हैं, और उससे कहीं ज़्यादा दायरे में लोग और एस्पिरेंट्स कोशिश करते हैं फौज ज्वाइन करने की. सो आप पहला तो अपना जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है कि सिलेबस क्या है, डोंट गो बाय यूट्यूब का बेसिक रील्स. Go by a structured understanding of what is the website which actually talks about the realistic perspective कि फौज को हमें ज्वाइन कैसे करना है. So every forces has their website. Put @gov.in सबका होता है, इंडियन नेवी @gov.in होता है, ऐसे सब फोर्सेस का होता है. फर्स्ट ऑफ ऑल गो टू दोज वेबसाइट्स, रीड कि क्या क्या एंट्रीज हैं, ऐसे ही उसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज क्या हैं. बिल्कुल फिर उसके मेडिकल स्टैंडर्ड्स में जाइए, हम्म। उस मेडिकल स्टैंडर्ड्स के नाम पर अपना मेडिकल टेस्ट कराइए. क्या जाता है? बिल्कुल। Why do you want to keep your dreams on hold? Tomorrow, if you qualify SSB, at that point of time, it will literally hit you real bad. आज की डेट में आप क्या चीज़ मेरे को रोकती है कि मैं जाके अपना बेसिक विजन टेस्ट करा लूँ, बेसिक डेंटल टेस्ट करा लूँ, बेसिक हार्ट के टेस्ट करा लूँ, ईसीजी करा लूँ, एक्चुअली सर फ्लैट फुट चेक कर लूँ, नॉकनीस चेक कर लूँ, कुछ कुछ जा रहा है मेरा? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ये प्रॉब्लम हमने खुद फेस की थी। ये बहुत इमोशनल सी स्टोरी है। एक कैंडिडेट थे हमारे, मेरे जूनियर ही थे। उन्होंने वो फर्स्ट एसएसबी में मेडिकल आउट हुए एनडीए एंट्री से, और उसमें वो परमानेंटली मेडिकल आउट हो गए। उसके बाद में उन्होंने वो रिकवर करा एंड उसके बाद वो ग्रेजुएशन बेस एंट्री में एसएसबी दे रहे हैं। अब उसमें उनका लेट्स से परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी, वो डर आ गया था, जो भी था। 6-7 उन्होंने एसएसबीज दिए, सब में वो कॉन्फ्रेंस आउट है। अभी ये कोविड के टाइम में लास्ट उनका एसएसबी है जो फ्लाइंग के लिए है, एयरफोर्स के लिए। फिर वो फ्लाइंग के लिए ओवर एज हो जाएंगे। उस टाइम पे वो मेडिकली रिकमेंड हो गए एसएसबी में, बट मेडिकल में गए, फिर से उनका पॉइंट बन गया दूसरे मेडिकल उस पर। और वहाँ पे उन्होंने कंसल्ट किया किसी प्राइवेट डॉक्टर को, उन्होंने सर्जरी सजेस्ट कर दी, ईएनटी का पॉइंट था। तो उस टाइम पे उन्होंने मेरे से कांटेक्ट किया। मैंने कहा यार डॉक्टर से ही बात करते, रिटायर्ड अपने डॉक्टर से कॉन्टैक्ट्स निकाले। तो कर्नल सर थे, उनसे हमने कांटेक्ट किया, वो यूएसए में थे उस टाइम। उन्होंने कहा रविंदर मैं मेडिकल टेस्ट के नेम भेजता हूँ, ये करवा के मेरे को ना आप सिंपल सा रिपोर्ट्स भेजो, मैं यहीं से गाइड करूँगा। उन्होंने वो रिपोर्ट्स भेजी, बोला सर्जरी बिल्कुल मत करवा लेना, यू विल बी परमानेंटली डिस्क्वालीफाइड। और सिंपल से उन्होंने कुछ मेडिकेशन बताई, बोले 99.5% तो रीमेडिकल में प्रॉब्लम नहीं आएगी, बट हम प्रिकॉशन लेते हैं, आप मेडिकल टेस्ट करवा लो। ये दिन था जिस दिन पे फिर मैंने कहा कि हम मेडिकल के जितने डॉक्टर्स हैं उनको ऑन बोर्ड करेंगे। अभी वेबसाइट पे आप जाओगे, अब आपको प्री मेडिकल करवाना है,
मिलिट्री के डॉक्टर से ही करवाओ, वो कहीं पे भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, Hmm. ताकि आपको जेन्युइनली मिले गाइड। आई थिंक इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और जिस तरह आपकी एक सोच विचारधारा है, उसी विचारधारा से देयर इज समथिंग कॉल्ड एज 92 बेस, जहाँ पे हमारे जनरली जो वैल्यू ऑपरेशंस होते हैं, वहाँ से जो लोग इंजर्ड होते हैं, उनको सबसे पहले 92 बेस में लाया जाता है। सो मेरे भी मंच पर ऐसे एक ऑफिसर आए थे, लेफ्टिनेंट कर्नल मनोज सिन्हा, who won the Gillette, who was called as the Gillette Man of the Year, जिनके जॉ पे गोली लगी थी, उनका पूरा जबड़ा सब कुछ खत्म हो चुका था। एंड व्हाट अ फिनोमिनल गाय, आई मीन हैट्स ऑफ, एंड इफ ही इज लाइक अ बिग ब्रदर। एंड उन्होंने मुझे ये चीज़ बताई थी कि 92 बेस के ऑफिसर्स के जो मेडिकल स्पेशलिस्ट हैं, जो वहाँ पे सर्जरी करते हैं, उनको अपने मंच पे लाओ, वहाँ से तुम्हें एक्चुअल स्टोरीज पता चलेंगी। सो ये जो आपने एक तरह से कोरोलरी बताई ना, कि एक मेडिकल ऑफिसर आपको कैसे क्लैरिटी से बता सकता है कि बिल्कुल ये सर्जरी मत कराना, परमानेंटली बोर्ड आउट, मतलब परमानेंटली आप मेडिकल आउट हो जाए, मेडिकल आउट और लास्ट अटेम्प्ट पे वो रिकवरी होगी नहीं। यस। सो ऐसे ही इस पहलू से मैं भी जुड़ा हूँ अपने पॉडकास्ट के मंच पर। सो इट्स अ वेरी गुड पॉइंट। क्योंकि सर सिंपल सी चीज़ है कि जब हम डिफेंस एस्पिरेंट को, डिफेंस को देखते हैं, मैं एज ए फैमिली देखता हूँ कि कैसे प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। तो अभी इसमें जब हमने स्टार्ट किया, उस टाइम पे एक प्रॉब्लम और आई कि लेट्स से अगर कोई भी पेरेंट चाह रहा है या बच्चा चाह रहा है कि यार प्री मेडिकल करवाना है, अब वो प्री मेडिकल में आपको पता है 14 डिफरेंट स्पेशलाइजेशन के डॉक्टर होते हैं बोर्ड में। अब अगर वो सारे टेस्ट आप करने जा रहे हो तो वो फिर अनअफोर्डेबल हो जाएगा। सो व्हाट वी सजेस्ट टू द एस्पिरेंट या पेरेंट कि ना, अभी अगर कोई मेडिकल हिस्ट्री है पर्टिकुलर एक सेक्शन में, उसका टेस्ट करवा लो। अगर वो रिकवरेबल होगा तो वहाँ से जब आपको टीआर मिलेगा 40 डेज में भी हो जाएगा, फिर हम उसी डॉक्टर को हिट करेंगे। दैट्स वन वे टू लुक एट इट। हाँ। आप मुझे एक बात बताओ, फ्लैट फुट विजुअल इंस्पेक्शन से पता चल जाता है? हाँ, ये तो नॉकनीज विजुअल इंस्पेक्शन से पता चल बिल्कुल। जाता है। और अगर आपने मेडिकल स्टैंडर्ड्स पढ़े हुए हैं और एक हम्म। स्पेसिफिक एंट्री में बोलता है कि नॉकनीज प्रॉब्लम नहीं है, एटलीस्ट आप जागरूक हो चुके हैं, बिल्कुल। राइट? डेंटल वाला जो जैसे टेस्ट बोला है कि हम्म। मेरे पूरे डेंटल जो स्ट्रेंथ है पॉइंट्स, वो उतनी है कि नहीं है, बिल्कुल। राइट? विजुअल स्ट्रेंथ मैं कहीं पे भी खुद भी टेस्ट कर सकता हूँ, आंखें बंद करके चेक कर सकता हूँ। तो इट्स नॉट अफोर्डेबल, इट इज़ जस्ट अ माइंडसेट। पहले आप उसकी तरफ बढ़ें तो सही, फिर आपके जैसे इतने मंच है ना जो और अच्छी गाइडेंस दे सकता है। बिल्कुल सर, जो जो आपने कहा, जैसे वेबसाइट है, नेवी की खुद की वेबसाइट है, ऐसे ही गवर्नमेंट के हर प्लेटफॉर्म की बहुत सारी वेबसाइट है। अभी जैसे यूपीएससी का प्रीलिम्स का एग्ज़ाम हुआ था, तो वहाँ पे बहुत सारा वो चल रहा था कि ये क्वेश्चन कहाँ से, ये क्वेश्चन कहाँ से। अब उसमें होता क्या है, अगर सिंपल सा कोई एस्पिरेंट है, ये शायद बच्चों तक इंफॉर्मेशन नहीं पहुँच पाती है, बट गवर्नमेंट सारी जितनी न्यूज़ होती है वो पीआईबी पे डालती है, वन लाइनर रहता है। ठीक है, अब उसकी हिस्ट्री निकालना वो सब आप कर सकते हो, बट उससे बाहर कोई करंट अफेयर का क्वेश्चन नहीं था। अब पीआईबी में हुआ, गवर्नमेंट ने कोई डाली न्यूज़, न्यूज़पेपर ने उसको पिक नहीं किया, एडिटोरियल नहीं बनाया, अब उस पर क्वेश्चन आ गए, बच्चे कंफ्यूज हैं कि यार ये तो न्यूज़ में आया ही नहीं था। अगेन इट्स एन आइसोलेटेड केस। मेरा जो रिकमेंडेशन हर एक एसएसबी एस्पिरेंट के लिए रहता है, मैं हमेशा यही बोलता हूँ दैट डोंट प्रिपेयर टू जस्ट क्लियर द कट ऑफ, थोड़ा you मार्जिन prepare, लेके no, चलो। you prepare for a journey ahead, and this journey is a service to your nation. ठीक है? It's about taking responsibilities, it's about living a life which is beautiful if you honestly believe in it. So अगर आप सिर्फ अपने उस उद्देश्य से आप रेडी कर रहे हैं अपने आप को कि मैं रिटर्न क्वालिफाई कर दूंगा, then you will not qualify the SSB interview. So आप पढ़ाई करिए, ठीक है, बट सिर्फ पढ़ाई तक सीमित मत रहिए। और आप एसएसबी इंटरव्यू के लिए आप रेडीनेस कर रहे हैं, तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने मेडिकल के बारे में ना जागरूक हों। ये सारी चीज़ें हो गई हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने फिटनेस के ऊपर ध्यान ना दें। हाँ, ट्रेनिंग के लिए भी तैयार रहो, बाद के लिए भी तैयार रहो। आप एक अच्छे इंसान बनने की कोशिश कर रहे हैं, और मैं यही चीज़ को बार बार ग्लोरीफाई या एम्पलीफाई करता रहता हूँ कि फ़ौज आपको एक अच्छा इंसान बनाने की कोशिश करती है, एक अच्छा लीडर बनाने की कोशिश करती है। आपके ऊपर है कि आप उसको किस सुंदरता से अपने अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उतार सकें। इट विल हेल्प यू इन एवरी स्फेयर, हर एक बिल्कुल सर। ज़िंदगी के हर एक पहलू में आपको वो आपको मदद करेगी। मैं रेजिलियंस की बात करता हूँ, इतनी बार मैं रेजिलियंस करता हूँ, परसेवरेंस बात करता हूँ। मैं एक अल्ट्रा मैराथनर हूँ। मेरा दिमाग मुझसे, जब मैं दौड़ रहा होता हूँ, अकेला होता हूँ, कोई नहीं होता आसपास, तब वो मुझसे यही बोल रहा था ना, तू पागल है, क्यों दौड़ रहा है?
क्या चाहिए तेरे को? प्राइस चाहिए, पैसा चाहिए, प्राइस मनी चाहिए, शोहरत चाहिए, क्या चाहिए? रिटायर आ गया अब मत तो No, but you know, at some point of time, it's not about that fight within us that I want to become the better version of myself than who I was yesterday. But it is about consistency. It is about, you know, मेरा दिल आज जितना तेज धड़क रहा है उसको कल भी मुझे उतनी तेज धड़कवाना है, उतनी स्ट्रेंथ से। तो अगर मैं इतनी बेसिक फिटनेस पे ध्यान नहीं दूंगा तो दिल भी बोलेगा यार मेरा भी मोटिवेशन लेवल लो हो चुका है यार, आज थोड़ा कम धड़कता हूँ यार। हाँ एक दिन फिर रुक भी जाएगा रुकना तो सभी को है, बट एटलीस्ट हाउ ब्यूटिफुली यू लिव योर लाइफ, दैट इज व्हाट मैटर्स। वो कहते हैं ना, हर किसी को मुकम्मल ये जहान नहीं होता, थोड़ी सी ज़मीन थोड़ा सा आसमान नहीं मिलता, बट मुकम्मल आपको क्या करना है आपकी ज़िंदगी में, आपका पर्पस क्या है, वो आपको चूज़ करना है। मैं आपके लिए चूज़ नहीं कर सकता। वेदर यू प्रिपेयर टू बी अ डिफेंस एस्पिरेंट, एसएसबी एस्पिरेंट, it's your choice. I am here to give you guidance to become a good human. Have daily habits. अगर आप रोज सुबह उठ के अपने माँ बाप को प्रणाम कर लो, उनके पैरी पोना कर लो, क्या वो गलत बात है? नहीं सर, किसी भी वे में नहीं। इज इट नॉट अ गुड हैबिट? बिल्कुल है। आपको जो आशीर्वाद मिलेगा, ऐसा लगेगा साक्षात भगवान आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। आप सोचिए आपके अंदर कितनी पॉजिटिव वाइब्स आएंगी। सुबह आपने अपने माँ बाप को जाके एक बार हक कर लिया, उनको पैर छू दिए। एंड दिस इज व्हाट आवर यंगिस्तान हैज टू अंडरस्टैंड। It's not about, you know, the life is not about views or subscribers or followers. Life is beyond it. Life is about, you know, living, feeling mentally meaningful connect with the humanity. हमारे आसपास कौन लोग हैं, कौन बच्चा बैठ के क्या कर रहा है, क्या सुन रहा है, उसके पीछे कितनी प्रॉब्लम्स चल रही हैं लाइफ में, उसकी खुद की पर्सनल लाइफ में। अगर हम उससे किसी लेवल पे जुड़े हुए हैं तो मैं शायद उसको बस एक बार स्माइल कर दूं, शायद उसका दिन अच्छा कट जाए। तो वो कहते हैं चैरिटी बिगिंस एट होम। घर से शुरुआत करो। बिल्कुल। सर आई होप बच्चों को बहुत इंसाइट मिली होगी और वो इस पॉडकास्ट से कुछ सीखेंगे। और इनफैक्ट अगर बच्चों के क्वेश्चंस आते हैं, वी वुड लव टू सी यू अगेन ऑन आवर पॉडकास्ट। और देर इज़ अ गूगल फॉर्म इन द डिस्क्रिप्शन, वो जाके आप फिल कीजिए। क्वेश्चंस भी हैं वहाँ पे, नेक्स्ट गेस्ट किसको आप देखना चाहते हैं, मेरे साथ को होस्ट करना चाहते हैं, लेट्स से आपके कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको लगता है आप सीधा जो हमारे एक्सपर्ट हैं उनसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं, तो भी आप वहाँ पे वॉलंटियर कर सकते हैं। सर थैंक यू, इट वाज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू। और एज ए इंडिविजुअली मैंने बहुत सारे लर्निंग लेसन नोट डाउन किए हैं, तो मैं भी इन पे काम करना स्टार्ट करूँगा सर। थैंक यू सर। It's been a pleasure and I'm really thankful that you invited me or here on this platform. And मेरी तो ज़िंदगी का पर्पस ही ये है कि मैं इस जेंजी और यंगिस्तान के साथ कनेक्ट बना के रखूँ। एंड आपने वो मुझे मौका दिया, इससे बड़ी बात मेरे लिए भी नहीं हो सकती। थैंक यू सो मच। ओके सर, थैंक यू। जय जय हिंद, जय भारत।